आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया भर में फैले करीब 2.5 करोड़ सिखों के बारे में आपकी क्या राय है? कोई ना कोई तो होगी ही, लेकिन आप सिख धर्म के बारे में जानते कितना हैं? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल सिख पॉपुलेशन में से 90% इंडिया में रहती है। पंजाब में वो मेजोरिटी है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक रहे हैं। आर्मी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन कहां कहां नहीं है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने गुरुद्वारे में लंगर ना छका हो, जलियांवाला की घटना पर गुस्सा ना आया हो। हमारा कोई ना कोई सरदार दोस्त भी होगा ही, लेकिन हम और आप सिखिज्म के बारे में शायद ना के बराबर ही जानते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। पढ़ाकू नितिन आपको सिख हिस्ट्री की झलक दिखाएगा। हमने दावत दी है प्रोफेसर एमिरेटस इंदू बंगा को। इंदू जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में कई दशकों तक हिस्ट्री पढ़ाई है। पंजाब और सिख हिस्ट्री पर उनकी पकड़ लाजवाब है। तकरीबन 1 दर्जन किताबों की वो लेखिका हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। तो प्रोफेसर इंदू बंगा से आज पढ़ाकू नितिन में पूछेंगे, पंजाब का भूगोल एक्चुअली क्या कहता है? गुरु नानक जिस दौर में पैदा हुए तब पॉलिटिकल और सोशल हालात कैसे थे? क्यों सिख एक रिलीजन है? क्यों सिखों को मिलिट्री ताकत बनना पड़ा? मुगलों के साथ सिखों के संबंध तो बहुत अच्छे थे, फिर खराब कैसे हो गए? हरमिंदर साहब बनने की कहानी क्या है? और मुगलों, अफगानों, मराठों से सिख कैसे निपटे? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो मैम, नमस्कार। कैसी हैं आप? जी, शुक्रिया जी। तो मैम, चूंकि चारों तरफ इतना शोर शराबा है आजकल, लोग पंजाब के बारे में, सिखों के बारे में और निहंगों के बारे में, खालिस्तान के बारे में इतना कुछ जानना चाहते हैं, तो इस बार हमने पढ़ाकू नितिन में डिसाइड किया कि आपसे बेहतर कौन बताएगा। आप सही बात हो, आपने तो दर्जन भर से ज्यादा किताबें लिखी हैं बहुत सारे पहलुओं पर इनफैक्ट। तो कोशिश होगी कि इस छोटे से पॉडकास्ट में ज्यादा से ज्यादा बातें शामिल हो सकें। जी मैम। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब ना दे सकूं, पर जो मुझे समझ है, जितना मैंने काम किया है, उसके आधार पे जो कह सकती हूँ कहने की कोशिश करूंगी। जी पूछिए। जरूर मैम। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि जो पंजाब है, एक पंजाब आज हिंदुस्तान में है, एक पंजाब आज पाकिस्तान में है, और कभी इस पंजाब की सरहदें जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाती थी, और कभी यही पंजाब पाकिस्तान को भी पार कर लेता था, हालिया पाकिस्तान को भी पार कर जाता था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बने थे तो इसकी सरहदें क्या थी? पंजाब कितना बड़ा है, क्या इसमें शामिल था? मैं वो जानना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और जो पंजाब एक ब्रॉड नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हिस्टोरिकली ये पंजाब इवॉल्व होता रहा है और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार इसमें परिवर्तन, इसकी बाउंड्रीज में परिवर्तन आते रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा सा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसके 6 नदियां हैं। 7वीं नदी तो लुप्त हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। इन 6 नदियों के बीच के जो क्षेत्र हैं या दोआब हैं, 5 दोआब, ये मोटे तौर पे, और इनके आसपास जो पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ नहीं पर शिवालिक पहाड़ियां हैं, सुलेमान पहाड़ियां हैं, ये इनको एक किस्म की पहचान देते हैं इस क्षेत्र को। और किसी वक्त ये भी कहा जाता था कि अंग्रेजों ने ये यूज किया कि ये लैंड ऑफ द 5 रिवर्स है, जो कि एक्चुअली लैंड ऑफ 5 दोआब्स हैं। 2 आब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ऐसे 5 क्षेत्र हैं। तो बादशाह अकबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें एक अलग प्रांत को बनाया गया, और या सूबा जिसको कहा जाता था, उसमें मोटे तौर पे
इन 5 दोआबों के क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। मोटे तौर पे मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा मुल्तान की तरफ भी था, थोड़ा सा काबुल की तरफ भी था। तो इसी सूबे को लाहौर सूबा भी कहा जाता था, क्योंकि लाहौर इसकी राजधानी थी, और इसी को पंजाब सूबा भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे पंजाब सूबा एक पहचान बनाने लगा, और यहाँ की जो भाषा थी उसमें उसकी एक अलग पहचान तो थी, मगर इस पूरे क्षेत्र को देखें तो उसमें कई बोलियां थी जिनको हम डायलेक्ट्स अंग्रेजी में कहते हैं। और जैसे जैसे हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, एक नदी से दूसरी नदी पार करते हैं, उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो बदल जाती है। जैसे मुल्तान के आसपास की बोली और होगी, झंग के आसपास की और होगी, और इसी तरह से रावलपिंडी के आसपास की और होगी। लाहौर और अमृतसर को हम कह सकते हैं उस क्षेत्र के आसपास जिसको हम टकसाली पंजाबी कहते हैं, वो वहाँ बोली जाने लगी, और धीरे धीरे साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए भी उसका प्रयोग होने लगा। एक भाषाई पहचान भी बन रही है, एक प्रशासकीय पहचान भी बन रही है, और लोग अब ये कहने लगे कि ये पंजाबी हैं, यहाँ के रहने वाले पंजाबी हैं। और एक थोड़ा सा मजाक भी आप कह सकते हैं कि शाहजहां का एक दीवान था सादुल्ला खां, और बड़ा वो होशियार माना जाता था। तो उसके बारे में एक इतिहासकार लिखते हुए कहता भी है तो पंजाबी पर बहुत समझदार है। मतलब एक किस्म की पंजाबियों के प्रति एक, जिसे हम कहते हैं ना, प्रेजुडिस, वो भी बन रही है। पंजाबी, यानी वो काफी पहले से रही है, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, जब काफी पहले से। ये 15वीं 16वीं सदी से हम ये धीरे धीरे इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, और जो प्रशासकीय आइडेंटिटी है, पहचान है, वो इसको और इंटेंसिफाई करेगी। उसके साथ लिंग्विस्टिक या कल्चरल आइडेंटिटी जुड़ेगी। तो ये जो 5 दोआबों का क्षेत्र है, जब हम आगे जाते हैं इतिहास में, तो रंजीत सिंह के टाइम पे, या रंजीत सिंह से भी पहले मुगलों के वक्त में, औरंगजेब के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक विघटन हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं, मगर फिर भी कहने को ये लाहौर सूबा ही रहा या पंजाब ही रहा। रंजीत सिंह ने सारे क्षेत्र को उसका एकीकरण किया, और इससे फिर आगे भी उसने अपनी विजय की, और कश्मीर तक के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस वजह से इस क्षेत्र का, या जिसको हम पंजाब कहते हैं, उसका एरिया और विस्तृत हो गया, क्योंकि उस पे एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की छाप थी। जब अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेजों के टाइम में जो आज का सरहिंद क्षेत्र है, पटियाला क्षेत्र है, या दिल्ली और सरहिंद के बीच का क्षेत्र है, वो उस वक्त दिल्ली सूबे का हिस्सा था पहले। तो रंजीत सिंह ने इसको जीतने की कोशिश की, अंग्रेजों ने उसको रोक दिया उससे, और उसको अपनी छत्र छाया में, अपनी सुरक्षा में ले लिया। तो अंग्रेजों के टाइम पे ये क्षेत्र उनके अधिकार में आ जाता है, उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और जब उन्होंने 1849 में रंजीत सिंह के राज्य को पूरी तरह से समाप्त किया, तो उन्होंने इस क्षेत्र को भी जोड़ दिया इसके साथ। तो जो रंजीत सिंह का राज्य था, उसमें से कश्मीर और जम्मू तो निकल गए, जो गुलाब सिंह को दे दिए गए, मगर जो सरहिंद का इलाका था, दिल्ली और सरहिंद के बीच का क्षेत्र, वो इसमें जोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती है, और जब 1857-58 का विद्रोह होता है, तो उसके दौरान, और उसमें क्योंकि हरियाणा क्षेत्र से बहुत सारे लोग एक्टिव थे, राव तुलाराम जैसे, तो अंग्रेजों ने उनको सजा देने के लिए हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रोविंस के साथ जोड़ दिया, और दिल्ली को भी उसका हिस्सा बना दिया 84 में। तो ये कुछ समय तक ये और बड़ा हो गया, और फिर 1901 में उनको लगा कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो उत्तर पश्चिमी
डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, 4 जिले, उनको निकाल देना चाहिए और उनके आधार पे उत्तर पश्चिमी प्रांत बना देना चाहिए। तो जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, वो अस्तित्व में आ जाती है 1901 में। तो कुछ जी। और जिले बाहर निकल गए। अच्छा। तो 1911 में दिल्ली भी निकल गया, जब बिल्कुल। दिल्ली को भारत की राजधानी बना लिया गया। राजधानी बनाया जी। हाँ जी, तो इस तरह से पंजाब कहने वाले क्षेत्र में उसका विस्तार भी हुआ पॉलिटिकल एक्टिविटी के फलस्वरूप, और उस क्षेत्र का विघटन तो मैं नहीं कहूंगी, पर उसमें वो नैरो भी होता है, उसमें से कुछ एरियाज बाहर जाते हैं, वो भी पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिकल एक्टिविटी के आधार पे। फिर 1947 आता है और पूर्वी पंजाब एंड पश्चिमी पंजाब बन जाते हैं, और जो पंजाब की रियासतें हैं उनको अलग से पेप्सू पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन करके बना दिया जाता है। तो 56 में पेप्सू को, 55 में शायद उनको भी जोड़ दिया जाता है पंजाब के साथ। तो पंजाब एक तरफ से बड़ा हो रहा है, पर हिमाचल के कुछ क्षेत्र अलग जा रहे हैं, उसको अलग किया जा रहा है। और फिर ये जो जिसको हम पंजाबी सूबा आंदोलन कहते हैं, उसके फलस्वरूप या उसके अंत में हरियाणा क्षेत्र अलग हो जाता है। हरियाणा वालों ने नहीं मांगा था, पंजाब के लोग मांग रहे अच्छा। थे, तो वो अलग हो अच्छा। जाता है। हिमाचल को कुछ और क्षेत्र मिल जाता है, और 1966 में जो आज का पंजाब है, भारतीय पंजाब, उसकी बाउंड्रीज बन के सामने आती हैं। तो उनको लेके और चंडीगढ़ को लेके कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ जिलों को लेके, कुछ तहसीलों को, गांव को लेके अभी तक चल रहे हैं, पर उसमें अभी क्या जाना। और अब कहा जाता है, लास्ट बात मैं आपको ये बता दूं कि एक पंजाब देश से बाहर बसता है, जिसको हम अब डायस्पोरा कहते हैं, और जिस पंजाब की समस्याओं का आपने आरंभ में जिक्र किया था। जी मैम। अच्छा, हमने बात की जब पंजाब की, पंजाब बहुत बड़ा है और आज तो हम जो देख रहे हैं वो 66 के बाद का पंजाब है, जो आपने अभी खुद कहा, बड़ा होते फिर बटते छटते अब हमारे सामने है। लेकिन पंजाब जो है, जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा राजमोहन गांधी ने भी लिखी, खुशवंत सिंह ने भी कोशिश की लिखने की, और बहुत सारे लेखक लिखते रहे, आप भी लिखती रही। यहाँ बहुत युद्ध हुए, युद्ध का मैदान बना रहा, बाहर से लोग लड़ने के लिए आए तो यहाँ युद्ध हुए, मुगलों ने भी, अफगानियों ने भी, और सिख शक्ति तो यहाँ उसका तो उदय हुआ ही। मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि जब गुरु नानक देव का जन्म हुआ 1469 में, तो इस पंजाब के राजनीतिक भौगोलिक हालात क्या थे, ये थोड़ा सीन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए समझने के लिए। पंजाब पे उस वक्त लोधी अफगानों का राज्य था, और वो लोग, उनके जो बहुत सारे सरदार थे, अलग अलग हिस्सों पे वो काबिज थे, और वो मोरलेस स्वायत्त थे अपने अपने इलाकों में, पर वो सुल्तान की प्रभुसत्ता को मानते थे, लोधी सुल्तान की। तो ये मोटे तौर पे राजनीतिक परिस्थिति तो ये थी पंजाब की। और उसमें फिर बाकी और जो कई राज्य थे, गुजरात है, राजस्थान है, बंगाल है, मालवा है, वो आपस में, विजयनगर भी था, वो आपस में लड़ भिड़ रहे थे। पर लोधी सुल्तान उत्तर में और उत्तर पश्चिम में ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सफल होके उभरे, क्योंकि उन्होंने जौनपुर के शर्की सुल्तानों को हरा दिया था। तो तकरीबन बंगाल के बॉर्डर तक उनका राज स्थापित हो गया था। तो जब गुरु नानक की जो अर्ली लाइफ है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो लोग आमतौर से समझते नहीं हैं, वो ये है कि वो पॉलिटिकली वॉरफेयर की टर्म्स में काफी शांतिमय वक्त था। जो लड़ाई भिड़ाई थी वो देश के और हिस्सों में हो रही थी। तो जो गुरु नानक जो भी अनुभव कर सकते थे या देख सकते थे, वो एक्चुअल वॉरफेयर नहीं था, जब तक कि वो खुद अपनी यात्राओं पे नहीं निकले।
और वो सुल्तानपुर लोधी में अपने जीजा के कहने पर उनको नौकरी मिलती है और वहां पे वो उसके दौलत खान लोधी के गोदी खाने में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत है। तो वो बहुत आराम से रह रहे हैं। अब गुरु नानक ये जरूर महसूस करते हैं कि कुछ मामलों में सुल्तानों के राज्य में प्रजा के प्रति जिसको हम पक्षपात कहते हैं कि वो है, डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा। और उसका आधार धर्म है। अच्छा, सभी नहीं कर रहे। जैसे निजाम शाह या उसका जो बेटा है, इब्राहिम का फादर है और बहलोल लोधी का बेटा है, वो कट्टर माना जाता है, पर ना इब्राहिम माना जाता है ना बहलोल लोधी माना जाता है। और फिर भी क्योंकि नोशनल तौर पे जजिया खत्म भी नहीं किया गया, जजिया लिया भी नहीं जाता था, कभी किसी से मांग लिया तो और बात है, पर कहने को एक सिंबल के तौर पे जजिया था। काजी का जो उसकी जो अदालत थी उसमें इस्लामिक लॉ चलता था और उसमें बहुत सारे हिंदू भी जाते थे काजी की अदालत में अपने प्रॉपर्टी के मामलों के सिलसिले में। तो कुल मिला के गुरु नानक को लगता था कि यहाँ पर पक्षपात है और लगता था कि करप्शन है और उनको लगता था ऑपरेशन है। मगर पक्षपात और ऑपरेशन के, खासतौर से करप्शन एंड ऑपरेशन के मामले में उन्होंने हिंदू राजाओं को भी नहीं बख्शा है। उनका ये कहने का भाव था कि जो लोग शक्ति में हैं, जो लोग ताकतवर हैं, वो अपनी प्रजा के ऊपर ज्यादतियां कर रहे हैं और उनकी नजरों में ये राव राजा ये भी उतने ही निंदा के पात्र थे जितना कि काजी हो सकता है या कि कोई पक्षपाती सुल्तान हो सकता है। तो उनका नजरिया एक वैल्यू के ऊपर आधारित था कि कुछ बातें राजा को नहीं करनी चाहिए और ये राजा कर रहे हैं। पर अगर ये कहा जाए कि बड़ा धार्मिक लड़ाई भिड़ाई का वक्त था, ऐसा शायद नहीं था। यानी जो सिख इतिहास का सिख राइटर्स हैं वो भी, जैसे भाई गुरदास हैं 17वीं सेंचुरी में लिखने वाले, वो ये कहेंगे कि बड़ा स्ट्राइफ का वक्त था और बड़ा अंधेरा छा रहा था और उसमें गुरु नानक साहब ने आके प्रकाश किया। ये बात हम मेटाफोरिकली एक रूपक के तौर पे हम बिल्कुल उसको समझ सकते हैं, पर ग्राउंड पे क्या हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे ऐसा हमारे और सोर्सेस हमें नहीं बताते हैं। इन फैक्ट द ओनली टाइम जब गुरु नानक को लड़ाई भिड़ाई का उसका सीधा वास्ता पड़ा वो बाबर के आने के वक्त हुआ। बाबर 1519 से लेके 26 तक, 1920 से लेके 26 तक वो पंजाब के बीच में से गुजरता रहा और वहां कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वो विजय करता रहा और मारकाट भी करता रहा। तो ये था वो वक्त जिसमें गुरु नानक साहब ने लड़ाई भिड़ाई बहुत क्लोज क्वार्टर्स से देखी और उन्होंने लड़ाई भिड़ाई और उसमें से निकलने वाला लोगों के साथ जो ज्यादती है उसको उन्होंने क्या कहेंगे वर्ड है, कंडेम किया पूरी तरह से। और उन्होंने बाबर को क्रिटिसाइज भी किया। सो अगर हम गुरु नानक साहब की खुद की वाणी पे जाएं, सबसे बड़ी एविडेंस उनके बारे में क्या है, कंटेम्पररीज हमें कुछ छोड़ के नहीं गए हैं। तो क्या है जो गुरु नानक खुद कह रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं। तो उनके बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे उनके कॉम्पोजिशंस हैं जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बाकी के रिलीजन्स को, मगर जिसको हम रचनात्मक आलोचना कह सकते हैं कि भाई तुम मुल्ला हो, तुमको इस तरह से खुदा को याद करना चाहिए। भाई तुम काजी हो, तुम्हें इस तरह से
जस्टिस देना चाहिए। भाई तुम पंडित हो, तुम्हें इस तरह से काम करना चाहिए, और अगर तुम जी जोगी हो तो तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, सूफी हो तो तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी जगह रहो, जिसने कुछ करना है करे, मगर जो करे वो ठीक करे। जिस भी हम्म पाले में कोई है, उसमें उसका बिहेवियर, कॉन्डक्ट उसकी वैल्यूज के अनुसार हो। तो वो जी स्ट्राइक को या झगड़े को झगड़े की परिस्थिति में नहीं है, वो समझा रहे जी हैं। और जब वो हाँ मत उनके बारे, हम्म एक बात मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि गुरु नानक शायद मध्यकालीन दुनिया में अकेले एक तरह से धार्मिक लीडर रहे होंगे जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में इतने लंबे समय के लिए यात्रा की और यात्राएं की। हाँ, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि इसमें ये जरूर जोड़िएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उन्होंने इतनी दूर दूर की यात्राएं की हैं। कहाँ वो बम्बई और कोंकण तक भी जाते हैं और कहाँ वो मक्का मदीना तक भी पहुंच रहे हैं। जी। तो वो उनकी जो वाणी में है कि कुछ सुनिए कुछ कहिए, यानी वो लोगों को सुना भी रहे हैं, उनकी बातें सुन भी रहे हैं, पर बाय एंड लार्ज ये गलत होगा कहना कि वो उनके पास सीखने के लिए गए हैं। उनको एक हम्म आइडिया हो गया कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो उस आइडिया के आधार पे उनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। हम्म अच्छा मैम, गुरु नानक के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस दौर में गुरु नानक हुए हैं, जिस दौर में वो ये यात्राएं कर रहे हैं, अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहे हैं, और भी लोग हुए ही होंगे जो आध्यात्मिक रुझान के रहे होंगे, लेकिन वो क्या है जो गुरु नानक को अलग बनाता है, उनका प्रभाव इतना बढ़ाता है कि आज तक उन्हें याद करते हैं हम। और उन्होंने तो शुरुआत शायद नहीं की उस तरह से, लेकिन आज उनसे सीखे हुए लोग इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान और दुनिया भर में मौजूद है। ये एक्चुअली हमारी एक समस्या है। वो ये है कि हमारे कुछ इतिहासकार, कुछ और भी लोग जो विचारक हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि गुरु नानक एक सुधारक थे, हम्म एक प्रचारक थे, और गुरु नानक ने ज्यादा से ज्यादा एक पंथ बनाया था, और वो एक धर्म के फाउंडर, संस्थापक नहीं थे। अच्छा, जी धर्म में क्या होता है? एक गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति एक नजरिया है, और ईश्वर हम्म को प्राप्त कैसे किया जाता है उसके प्रति भी एक नजरिया है। और जो ईश्वर की सृष्टि है उसमें व्यक्ति ने किस प्रकार से विचरण करना है उसके प्रति एक नजरिया है। उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके प्रति एक नजरिया है। जब हम इन सभी इन नजरिया को जोड़ के देखते हैं तो हमें एक आइडियोलॉजी कह लीजिए, जीवन को जी गतिशील बनाने के लिए, जीवन को एक ध्येय देने के लिए हमें एक आइडियोलॉजी प्राप्त होती है। तो ये हम्म जो कहना कि गुरु नानक वॉज अमंग द सन्स, देखिए उस टाइम मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रही है। उस टाइम भक्ति के बिल्कुल। बहुत सारे रूप थे, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, चैतन्य का अलग था, हम्म वल्लभाचार्य का अलग था, भक्ति आंदोलन शुरू हो गया रामानंद था। उससे जी पहले थे, कई कुछ था। और उसी तरीके से जो जोगी थे, नाथ हम्म जोगियों की पंजाब क्षेत्र में तो जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेडिशन थी। और बिल्कुल, फिर परंपरा है। शैव थे, सन्यासी थे। अच्छा, फिर जनरल वे में जो असेटिकल साधु थे वो सब चल रहा था। और जिनको हम संत मानते हैं, ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर को पूरी तरह से ना भी कहें तो रविदास हैं, पीपा जी हैं, धन्ना हैं, कबीर हैं, ये सब भी थे संत परंपरा के लोग। अब हमारे कुछ इतिहासकार और हमारे कुछ स्कॉलर्स गुरु नानक को भक्त तो नहीं कह सकते, मगर वो हम्म उनको संत परंपरा में डाल देते हैं, कबीर के साथ उनकी पैरिटी देखते हैं। अब कुछ हद हम्म तक कबीर और गुरु नानक औरों से भिन्न थे, मगर फिर कबीर और गुरु नानक के आपसी
आपसी भिन्नताएं भी बहुत बेसिक थी। वो ईश्वर का जो संकल्प था और उसमें ग्रेस का, नदर का या कृपा का, हुक्म का, और जो ईश्वर की जो इच्छा पाना जिसको हम बोलते हैं, या ईश्वर की शक्ति, या जो भी इस तरह की बातें हैं, इनमें गुरु नानक और कबीर में जो एम्फेसिस है उसका बड़ा अंतर था। तो उसके बाद समाज के प्रति क्या रवैया है, उसमें कबीर का कास्ट के लिए तो है, गुरु नानक का कास्ट के लिए तो था ही, पर कबीर का जेंडर के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स के प्रति क्या रवैया है, कबीर मोर और लेस साइलेंट है। लाइफ के प्रति क्या रवैया है, वो कबीर मोर और लेस साइलेंट है। सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए उसके बारे में कबीर साइलेंट है। तो गुरु नानक इन सभी चीजों पे बहुत क्लियर आइडियाज दे रहे हैं और उन आइडियाज के आधार पे एक इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ आइडियाज दे रहे हैं, जिसमें विचारिक यानी एक आइडिया के क्षेत्र में भी और एक्शन के क्षेत्र में भी एक सांझ है। तो ये हमें कहाँ नजर आती है, जब गुरु नानक अपनी यात्राओं से वापस लौटते हैं तीसरी यात्रा के बाद, तो वो करतारपुर में सेटल होते हैं और करतारपुर में वो अपना एक कह लीजिए बेस बनाते हैं और लोग उनके पास में वहां सेटल हो रहे हैं और वहां एक रेगुलर दिनचर्या की स्थापना करते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले लोगों ने क्या करना है, मेडिटेशन है, फिर उन्होंने कीर्तन करना है और उसके बाद अपने अपने काम पे जाना है, जो भी कमाई करनी है, किसी ने खेती करनी है, किसी ने कोई और कारोबार करना है, और फिर दोपहर के खाने में लंगर में इकट्ठा होना है। लोगों ने अपना अपना योगदान देना है लंगर में, कुछ सेवा का योगदान, कुछ और चीजों का, धन का, और फिर शाम को खास किस्म की प्रेयर्स हैं, उसके हिसाब से उन्होंने दिन खत्म करना है। बीच में गुरु नानक उनको कुछ कथा करेंगे, समझाएंगे। तो एक पूरी रूटीन बन जाती है जो करतारपुर में वो फॉलो कर रहे हैं और उसी में ही उनको लगा कि उनके आखिरी दिन आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो सबसे एबल शिष्य थे उसको अपनी जगह गुरु स्थापित कर दिया, अंगद को मतलब भाई लहना था उनका नाम, और उनको उन्होंने अपना अंग कह के अंगद के नाम से गुरु बनाया और उनको उन्होंने प्रणाम किया। और इस तरह से एक जिसको हम कहते हैं, चाहे वो लंगर की संस्था है, चाहे वो गुरु की संस्था है, चाहे वो कीर्तन की जो भी उनकी है एक्टिविटी, और चाहे वो एक्टिव लाइफ की बात है, वो सारी की सारी उन्होंने अपने लाइफ टाइम में खुद करके दिखाई। वो खुद भी जमीन की खेती करते थे। तो इस तरह से एक भाईचारे का न्यूक्लियस तो अस्तित्व में आता है। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कीर्तन के लिए जिस बाणी, जिस सेक्रेड वर्सेस का उपयोग किया जाता है, शब्द जो हाँ, शब्द भजन जो भी, वो गुरु नानक के अपने हैं, वो किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं लिए हुए। और एक दो हमारे पास कंटेम्पररी पेंटिंग्स भी हैं जिसमें गुरु नानक ट्रैवल कर रहे हैं और उनके हाथ में एक छोटी सी पोथी है जिसमें जिसको वो अपने साथी लालो को कहते हैं कि धुर की बाणी आई। मतलब ऐसा माना जाता है गुरु नानक महसूस करते थे कि उन्हें भगवान की तरफ से मैसेज आ रहा है और वो उसे वहां पे उसी वक्त वो सिंग करते थे और उसको वो रिकॉर्ड कर लेते थे। तो ये एक रिलीजियस स्क्रिप्चर का भी न्यूक्लियस है और एक भाईचारे का भी न्यूक्लियस है, एक वे ऑफ लाइफ का भी न्यूक्लियस है, और उसमें सेल्फ रिलायंस एंड परोपकार, इन दो चीजों पे भी बहुत ज्यादा बल दिया गया। तो जब आप गुरु नानक जी तो आप जब टोटलिटी में देखते हैं तो उनकी वाणी में जो कंटेम्पररी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड वॉरफेयर है उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। सो ही इज लिविंग एन एटीट्यूड, living a way of life, way of worship, a concept of God
for his followers, which was not necessarily, जैसा आपने मुझे शायद आपकी assumption थी कि वो हिंदुइज्म से आया है कि इस्लाम से आया है, वो एक अपना ऑटोनोमस स्ट्रक्चर था जिसमें हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की, भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारी विचारधाराओं का अंश हो, पर उसमें उनकी अपनी खुद की क्रिएटिव रिस्पॉन्स भी थी, जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया। जी, मुझे अब गुरु अंगद के बारे में जानना है, क्योंकि ये तो है कि गुरु नानक के जीवन काल में ही बहुत सारी ऐसे उनके अनुयायी चीजें करने लगे थे, जो ये बता रहा था कि वो अब हिंदू या मुसलमान तो नहीं रहे, वो उनके अभिवादन तक में आ गया था, उनकी जीवनचर्या में भी आ गया था। तो वो जो सिख धर्म का बीज है वो तो गुरु नानक के जीवन काल में ही बोया ही जा चुका था। भले ही कुछ लोग, ये आप भी सहमत हैं कि भले ही कुछ लोग कहते हो कि नहीं, सिख धर्म बाद में बना, वो तो महज सुधारक थे, तो आप ये नहीं मानती। कम से कम गुरु अंगद ने क्या ऐड किया? गुरु अंगद 1504 से 52 के बीच में रहे, उनका क्या योगदान है सिख धर्म में? देखिए, इसमें गुरु अंगद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको कि आमतौर से रियलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने उन पे डिपेंड करना था कि वो आगे एज द फर्स्ट सक्सेसर, पहले उत्तराधिकारी के तौर पे वो आगे कैसे चलेंगे। तो उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस सारी संस्थाओं को वैसे ही रखा और उनको और फलने फूलने दिया। उनके टाइम पे कई बार लोगों को ये भी लगता है कि जी उन्होंने लंगर शुरू किया। उन्होंने लंगर शुरू नहीं किया था, शुरू तो गुरु नानक साहब के वक्त पे हो गया था, मगर लंगर उनके टाइम पे काफी, उसका यूं कह लीजिए कि भरपूर हो गया था, लोग उसमें पॉपुलर हो गया था, योगदान देते थे, और खाने वाले भी। और खाने में बाणी में जिक्र आता है कि जो उनकी वाइफ थी माता खीवी, वो लंगर में खीर परोसती थी। अब खीर परोसने का मतलब क्या है कि उनके रिसोर्सेज और लंगर के रिसोर्सेज, जो धनराशि उनके पास आ रही है या जो लोगों का योगदान आ रहा है, वो इतना है कि वो आने वाले लोगों को खीर खिला सकते हैं दाल रोटी के अलावा। तो ये लंगर की जो संपन्नता है वो सिख पंथ की संपन्नता की ओर संकेत करती है। और फिर गुरु अंगद ने अपनी जो बाणी की रचना की, इनके बाद गुरु नानक साहब के बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, और फिर उनके बाद गुरु तेग बहादुर ने बाणी की रचना, जिसको बाणी कहते हैं। बाणी किससे अर्थ है? जो सेक्रेड, उनकी जो बोल हैं, तो उसकी रचना की। और ये माना जाता था, विश्वास की बात है ना, जो कि ये था कि भी जो गुरु नानक को जब जैसे वो वर्ड यूज करते हैं तुर्की बाणी आई, ऊपर से पीछे से मुझे मैसेज आ रहा है, उसी तरीके से जो गुरु अंगद हैं उन्होंने श्लोकों की रचना की, जिसमें ये उनको लगा कि उनको जैसे एक इंस्पिरेशन आती है, तो वो उनको रच रहे हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रचते वक्त उन्होंने नानक नाम का उपयोग किया। तो जो गुरु नानक ने कंटिन्यूटी की ऑफ गुरुशिप की बात की थी कि ये मेरे सक्सेसर नहीं है, ये मैं ही हूँ, मैं गुरु था अब मैं नहीं हूँ, अब ये हैं, और उन्होंने उनको माथा नवाया था। तो गुरु अंगद ने अपने आप को नानक कहा कि मैं नानक हूँ, और नानक के नाम पे उन्होंने बाणी की रचना की जी। और फिर गुरुमुखी भी उस वक्त शुरू की। हाँ, ये उन्होंने मतलब ये एज द फर्स्ट सक्सेसर उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर एक और बात उन्होंने करी कि ये अक्सर कहा जाता है कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की। वो बात शायद पूरी तरह सही नहीं है। गुरुमुखी लिपि गुरु नानक के टाइम पे ही उपयोग में आ गई थी। उसको 35 अखरी कहते थे, एक पट्टी जैसे। उसमें गुरु नानक ने अक्षरों को अपने हिसाब से लिखा था, और जो उनकी वाणी या कॉम्पोजिशंस थे वो उसी लिपि में लिखे गए थे। तो गुरु अंगद ने इस लिपि में थोड़ा सा सुधार और किया। तो उसको आप ये कह लीजिए कि थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश की,
थोड़ा और हम्म। स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। और गुरु नानक की जो कॉम्पोजिशंस हैं उन्हें कलेक्ट करके संभालने की तो उनकी चेष्टा थी ही, जिसमें उन्होंने जी अपने कॉम्पोजिशंस ऐड कर दिए। तो फिर जी। उन्हीं की तरह अब उन्होंने अपने एक हम्म। बहुत ही अच्छे शिष्य को गुरु स्थापित किया। जी, एक प्रश्न मेरे मन में और है गुरु अंगद को लेकर, और फिर मैं अगले गुरु से जुड़े कुछ प्रश्न करूंगा। जब गुरु नानक का देहावसान हुआ, वो दुनिया छोड़कर गए, तो उन्होंने तो अपने जीते जी गुरु अंगद को गुरु बनाया, लेकिन जो उनके बेटे थे बड़े श्रीचंद, वो इससे शायद सहमत नहीं थे और उनके अनुयायी उदासी कहलाए। संक्षेप में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा, हुआ क्या था और फिर कैसे सेटल हुआ? इसमें दो बातें हैं इम्पोर्टेंट। एक आइडियोलॉजिकल है और एक प्रैक्टिकल या मटेरियल है। आइडियोलॉजिकल बात तो ये है कि श्रीचंद पे जिसको हम कहते हैं ना उदासीनता या संसार त्याग की विचारधारा, रिनंसिएशन, उसका प्रभाव था। वो एक्टिव जो गुरु नानक की लाइफ थी, सोशली एक्टिव लाइफ, वो श्रीचंद लीड नहीं कर रहे थे। अच्छा। उनके अपना ग्रुप सा बन गया था। तो ये गुरु नानक का जो बेसिक आइडिया था, सोशल इन्वॉल्वमेंट या सोशल कमिटमेंट, उसके विपरीत था। और फिर एक और बात जिसको इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि सिख इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा प्रोफेसर JS गरेवाल ने लिखा है, और उनकी पिछले साल डेथ हुई है। तो उन्होंने ये पॉइंट रेस किया था कि मुगल स्टेट के अंतर्गत जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती थी। तो जो करतारपुर का इलाका था वो अब गुरु जी नानक की प्रॉपर्टी माना गया था। तो गुरु नानक जी। का जो नेचुरल एयर है, उनका बेटा, वो उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल। लॉज ऑफ द स्टेट। उनका जो हम्म। उनका जो उत्तराधिकारी है भाईचारे का, सिख पंथ का, वो उसको क्लेम नहीं कर सकेगा। इसलिए गुरु अंगद ने उस जगह को छोड़ के और अपना खडूर में डेरा लगाया और अपना स्थान उन्होंने अच्छा, वहां बनाया। तो जो लक्ष्मी अलग किया। चंद जी थे, गुरु नानक के छोटे बेटे, जो जो जी। हाउस होल्डर थे, हम्म। घरबारी थे, तो वो फिर वहां रहते रहे। ये मैम वही इलाका है जो करतारपुर कॉरिडोर से आज हाँ जी, जी जोड़ हाँ, दिया जी गया हाँ, है। हम वही जा इलाका। सकते हैं वहीं, गुरु नानक खेती हम्म, करते थे, कुछ खेत हैं, और हाँ जी। जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे वो भी आज देखने के लिए रखी हुई हैं। हम्म। मेरी बड़ी इच्छा है एक बार घूम के आने की। अब जब खुला हुआ है तो होके आना चाहिए सबको। हमारी हिस्ट्री का भी बड़ा हिस्सा है, मतलब केवल सिख इतिहास का नहीं, बल्कि हम्म, उस दौर के हिसाब से भी मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। अच्छा हम्म। मैम, फिर उदासी जो थे, मतलब मैंने सुना कि जो दूसरे गुरु थे उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया और दो फाड़ नहीं होने दिया। तो फिर ये सेटल कैसे हुआ, बस ये जानने की और इच्छा है, फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं, सेटल होने की कोई उसमें बात नहीं थी, वो अलग हट गए। हम्म। जो अच्छा। श्रीचंद थे, वो अपना उन्होंने अपना अलग डेरा बना लिया। अच्छा, अलग ही हो और गए फिर। जी हाँ, जी। वो अपना काम उनका चलता रहा। उदासी डेरे और भी थे जो, तो श्रीचंद को लोग नोशनली अपना फाउंडर मानते हैं, पर बहुत सारे और ऐसे हाँ एसेटिक्स थे जो उनके डेरे पंजाब में और बाहर, पंजाब से बाहर भी कई जगह स्थापित थे। कुछ पहले के थे, कुछ उसके बाद के थे। कुछ तो मैम मैंने सुना कि गुरु नानक के जीवन काल में इराक तक भी था, इराक, असम, वहां भी कुछ केंद्र खुल गए थे जहां जहां वो गए। वो चल नहीं पाए लेकिन, क्या चीज चल नहीं पाई? वो केंद्र जो अच्छा, डेरे थे जब केंद्र। गुरु नानक अपने जीवन। वो जी 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 जी। ऐसा होता है ना कि दो बातें हैं इसमें। जहां कहीं वो जाएंगे, लोग उनसे प्रभावित होंगे, तो वो वहां शुरू कर सकते हैं कुछ, पर उसको उसको सस्टेन करने के लिए उसको लगातार एक एक चैनल या इंस्पिरेशन, या आप यूं कह लीजिए उसको ब्लड फ्यूजन मिलते रहना चाहिए फॉर एनी हम्म। सच थिंग टू कंटिन्यू। फिर ये कहा जाता है कि आसाम वगैरह में, ईस्ट में फिर भी कुछ सिख रहे थे, मगर जी उनका उन उनका जो सिखी का स्वरूप है,
उनका वो, क्योंकि यहाँ से आने वाले लोगों के साथ उनका कांटेक्ट कम था, वो अपने लोकल कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने ढाल लिया। इसके ज्यादा बारे प्रभाव तो में वैसे भी पंजाब में था जी। जी, इसके बारे में असम में, बंगाल में, उड़ीसा में एक स्कॉलर हैं जिन्होंने लिखा भी है, अदर सिक्स करके। एक मिनट, अच्छा, सॉरी मेरा अदर काम सिक्स। चल रहा है जी अभी। जी। ये मतलब ये डिबेट हो सकती है कि रियल सिक्स कौन से हैं, मगर हम्म मेरी राय में रियल सिक्स तो जो बेसिक, जो कोर टेक्स्ट है, जो उसके आसपास जुड़े हुए हैं और उसकी एक्टिविटी उनसे, उनकी एक्टिविटी उससे प्रभावित है, उनको हम काफी हद तक मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, मुख्य धारा जी कह सकते जी मैम। गुरु अमरदास, वो गुरु जिनसे अकबर तक मिलने आता रहा, और मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छे संबंध सिखों या मुगलों के अगर किसी दौर में रहे हैं तो वो यही था, 1479-1574 के बीच में अमरदास। इन्होंने क्या ऐड किया, इनके क्या चैलेंजेस थे तीसरे गुरु के तौर पे? अब ये आप एक कल्पना कीजिए कि विस्तार हो रहा है और प्रभाव फैल हम्म रहा है, और जो लोगों की गिनती है वो भी बढ़ रही है जो आ रहे हैं, और गुरु हम्म अमरदास भी खडूर छोड़ेंगे और गुरु अंगद के बेटों के पास छोड़ के उन्होंने अपनी जगह अलग बनाई, और उसको गोविंदवाल कहते हैं। और जहाँ पे उन्होंने एक 84 सीढ़ियों वाली बावली बनाई, या बावली जिसको बोलते हैं, जी, सरोवर के वो साथ। जो दिवाली या बैसाखी के मौके पे जो लोग आते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए या गुरु के दर्शन के लिए, तो वो फिर अब गोविंदवाल आएंगे। और उन्होंने खुद बाणी की रचना की, नानक नाम से की, और गुरु अंगद एंड गुरु नानक की बाणी को इकट्ठा किया, संकलित किया, और कुछ और भक्तों की बाणी को भी इकट्ठा किया जिनकी भावनाएं काफी मिलती जुलती थी। और अच्छा। फिर उन्होंने जो जमीन थी, तो अकबर के अच्छे रिलेशंस की बात होती है, और कहानी ये है कि इन्होंने लंगर को और बढ़ाया और इंसिस्ट किया कि जो भी आएगा उसको पहले लंगर में से होके आना पड़ेगा, तभी वो गुरु के दर्शन कर सकता है, जिसका मतलब कि जात पात या इन तरह की चीजों के बीच में से वो नहीं। छोड़कर, हाँ, गुरु के हाँ, पास पहुंचो। तभी आप गुरु के पास जाएंगे। तो अकबर की एटलीस्ट परंपरा यही है कि वो भी, उसने भी लंगर लिया, और फिर गुरु साहब को ऑफर किया कि मैं कुछ जागीर देना चाहता हूँ, जिसको मद्दे मुआश कहा जाता था वहां पे तो मुगलों की टर्मिनोलॉजी में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक स्टेट से किसी किस्म की हेल्प लेने के खिलाफ थे, खुद पे अच्छा। स्वावलंबन के वो थे वोटरी सपोर्टर, और यही वजह थी कि वो सूफियों के खिलाफ थे जो सरकार से हेल्प लेते थे। हाँ, ये ज्यादातर। ठीक है। हाँ तो अब ये गुरु अमरदास ने मना कर दिया। फिर कुछ कहानी ऐसी है कि अकबर ने कहा कि ये तो मेरी बहन है या बेटी है, और आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसको दे दूं आपकी बेटी को, बीबी पानी को। तो वो जमीन उनको दे दी। फिर उनका जो सन इन लॉ था, भाई जेठा, गुरु जी का सन इन लॉ, तो वो फिर जी। उसके पास वो जमीन आ गई। तो गुरु अंगद ने अपने, गुरु अमरदास ने अपनी लाइफ टाइम में भाई जेठा को कहा भी जाओ तुम वहां अमृतसर की स्थापना करो, इस जमीन पे एक ये नए। मैम वही जमीन है अकबर की दी हुई जिस पर बाद में स्वर्ण मंदिर बना? अकबर की दी हुई कोई ये भूमि जी, ये फरमान, वही जमीन है जिस पर बाद। हाँ, ये माना जाता है कि ये वही जमीन है जिसको गुरु अमरदास के वक्त में फिर इस इस्तेमाल में लाने के लिए उन्होंने अपने दामाद से कहा, और फिर जी उन्होंने तालाब की नींव भी रखी। तो बाद में फिर गुरु रामदास के जब वो सक्सीड करते हैं, तो वो फिर तालाब जो था, अमृत सरोवर, वो अस्तित्व जी। में आता है, और हम्म फिर ये आगे चलती है। और इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट इस टाइम की है, वो ये है कि गुरु अमरदास ने अपने एक फैमिली मेंबर को गद्दी दी।
नहीं, गुरु की तरफ से नॉमिनेशन और गद्दी देना जरूरी था। अब नॉमिनेशन पहले 2 केसेस में किसी और व्यक्ति को किया गया, फैमिली मेंबर को नहीं, परिवार के बाहर। जी हाँ, तो इनको अब परिवार में एक योग्य व्यक्ति मिला और उन्होंने उसको जमाई था। नॉमिनेट किया। अब इसका ये रिजल्ट होगा कि जो भी प्रॉपर्टी या जो संस्थान उन्होंने बनाया था वो कंटिन्यू करेगा नए गुरु के समय में। यानी करतारपुर, फिर खडूर, ये छोटे छोटे संस्थाएं रह गई, पर अब गोइंदवाल भी प्रॉस्पर करेगा जो गुरु अमरदास के टाइम पे बनाया गया, और साथ ही अमृत सरोवर यहाँ जो गुरु रामदास के टाइम पे फिर बाद में वो शहर भी आता है, तो जो शहर है वो भी फिर वो सारा एरिया कंटिन्यू करेगा। जी हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि अमरदास ने काफी लंबे जिए, 95 साल, फिर अपने जमाई को यानी गुरु रामदास को, जो इसके बाद गुरु बने, उन्हें गुरु बनाया। और फिर अमृतसर, जो आज इतना बड़ा केंद्र है श्रद्धा का पूरी दुनिया में, अमृतसर का जो गठन है या अमृतसर की जो बसावट है या जो अमृतसर को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना है, धार्मिक केंद्र बनाना है, वो गुरु रामदास के हिस्से आया, उन्होंने बनाया। और क्या उनका योगदान रहा? आप गुरु अंगद की बात, गुरु अमरदास की कर रहे हैं? मैं गुरु रामदास की बात कर रहा हूँ जी। गुरु अमरदास के बारे में इंसिडेंटली ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मंजी सिस्टम, मंजी क्या है एग्जैक्टली इसका बहुत क्लियर नहीं है, पर मंजी मीन्स कॉट। और जो अर्लीस्ट पिक्चर्स हैं भी, गुरु किसी ऊंची जगह पे बैठते थे तो वो चारपाई पे एक कॉट पे बैठते थे, जो बाण की कॉट होगी, फिर तख्तपोश होगा इन ड्यू कोर्स, फिर सिंहासन होगा। तो जी गुरु साहब ने, क्योंकि विस्तार हो रहा है सारे सिख भाईचारे का, तो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। उसमें कहा जाता है कि कुछ स्त्रियां भी थी जो कि लोगों से जो लोग गुरु के लिए चढ़ावा देना चाहते थे या गुरु के संपर्क में आना चाहते थे, उनके लिए एक वाया मीडिया, एक ब्रिज का काम करेंगे। इसी को फिर बाद में थोड़ा सा और फैला के, इस पे मतलब काफी कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। फिर ये मसंद सिस्टम में तब्दील हो जाता है कि मसंद लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या गुरु के बिहाफ पे मसनद पे बैठते हैं, वो उनकी जो बहुत ताकतवर हो गए बाद में। हाँ, वो ताकतवर हो जाते हैं जी। तो गुरु रामदास ने फिर लावा की रचना की, घोड़ियों की रचना की, उन्होंने फर्दर जो बाणी की रचना की, और फिर इस शहर का तो उन्होंने किया ही। और फिर उन्होंने अपने 3 बेटों में से अपने छोटे बेटे को चुना इस काम के लिए। जी, गुरु अर्जुन जी। हाँ जी जी। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट वही था जानने में कि अमृतसर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। लाहौर जरूर महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर अमृतसर बड़ा बना। मेरा मन तो ये भी पूछने का था, फिर चंडीगढ़ इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया पंजाब में? चंडीगढ़ तो आप बहुत ही रिसेंट बात कर रहे हैं। ये अमृतसर तो उसको वक्त लगेगा, और अमृतसर के बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। और अमृतसर शहर, हालांकि उसको एज ए ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने प्रमोट किया था गुरु ने, क्योंकि शहर कैसे बसता था, आप ट्रेडर्स को, आर्टिजन्स को इनवाइट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कंसेशंस देंगे, वो वहां आके रहना शुरू करेंगे, मार्केट बनेगी, ट्रेड होगी, लोग बाहर से आएंगे, इस तरह से शहर बसता है। और वो एक स्वायत्त शहर था, उस पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जोर दखल नहीं था अमृतसर पे, ऑटोनोमस टाउन आप कह सकते हैं। पर फिर जब गुरु हरगोबिंद छोड़ते हैं या उनको छोड़ना पड़ा अमृतसर, जब ये कंट्रोवर्सी विद इन द फैमिली पैदा होती है, तो 6th गुरु ने अमृतसर छोड़ा, उनके ताऊ या चाचा के ताऊ ने इसको रख लिया अपने पास। तो वो फिर अमृतसर की तो बहुत इसका फैलाव नहीं हुआ, एक न्यूट्रल से गियर में अमृतसर चल रहा है। फिर आगे जाके और इसमें डिवीजन आते हैं,
और उस ठीक है। दौरान में 18th सेंचुरी के आरंभ में अमृतसर का काफी मंदा हाल है। और उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह की जो वाइफ थी माता सुंदरी, वो भेजती माता सुंदरी हैं जी। भाई मनी सिंह को कि आप अमृतसर जाइए और सारा उसका देखभाल करिए। तो फिर 18th सेंचुरी में जब मुगलों के साथ लड़ाई हो रही है और जो अफगानों के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें अमृतसर को सिखों का नर्व सेंटर माना गया। यहाँ आते हैं लोग, बैसाखी दिवाली पे इकट्ठे होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, सो फोर्थ। तो उसको उनके साथ लड़ाई के दौरान मुगल गवर्नर जकरिया खान ने या उसके एडमिनिस्ट्रेटर, उसका जो दीवान था उसने, और फिर आगे जाके मोइनुल मुल्क या मीर मन्नू उसने, फिर मीर आगे मन्नू, जाके अहमद शाह अब्दाली ने इसको डिस्ट्रॉय किया। जी और हर बार जी। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल का एरिया, तो तब गोल्डन नहीं था, वो एरिया नए सिरे से बनाया गया। कई फाइनली बार बना। 1777 के बाद जब ये झगड़े खत्म हो गए और उन पे हमले होने बंद हो गए, तब अमृतसर की जो शहर की जो जो प्रेजेंट या लेटर डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सकी। और वो फिर रंजीत सिंह के टाइम पे अपने बिल्कुल शिखर पे पहुंचा। शिखर पर पहुंचा, चरम पर पहुंचा जी। अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे रामदास की। उनके 3 बेटे थे और इनमें सबसे छोटे अर्जुन मल, उनको उन्होंने उत्तराधिकारी चुना। लेकिन ये चुना जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे थे वो काफी नाराज हुए। फिर क्या कहानी है? गुरु अर्जुन तो बने गुरु, लेकिन हुआ क्या? वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया और वो प्रोटेस्ट करते रहे, पर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। और वो अपने आप को उनकी जगह गुरु कहने लगे कि मैं हूँ लेजिटिमेट सक्सेसर या 5th गुरु। तो या उस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि गुरु अर्जुन का कोई बच्चा नहीं था, काफी साल कोई बेटा या बेटी नहीं था। तो इनको पृथ्वी चंद जो बड़े भाई थे, इनको ये उम्मीद होने लग गई कि भाई अब इनका तो कुछ होना नहीं और ये तो फैमिली में ही रहना है, तो अब ये हमारा ही है। और फिर ये हरगोबिंद पैदा होते हैं और फिर कहा जाता है कि उन्होंने हरगोबिंद को मरवाने की भी कोशिश की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर बच गए। और गुरु अर्जुन के टाइम पे जो सिख भाईचारा है उसका बहुत विस्तार होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो उनकी जो बाणी थी गुरुओं की, और गुरु अर्जुन की अपनी मैक्सिमम बाणी उन्होंने खुद रची थी, और जो भक्तों की और सूफियों की जो बाणी इकट्ठी की गई थी, उनको उन्होंने गुरु अमरदास के सक्सेसर से, भाई बाबा मोहन से मांगा, बड़े विनम्रता के साथ मांगा। और फिर उसको बैठ के सारी बाणी को उन्होंने एडिट किया और अपने तरीके से उसको क्लासिफाई किया और कंपाइल किया। और उसको फिर ग्रंथ, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहब कहा गया। और ये 1604 में इसको स्थापित किया गया। और ये इनके साथ जो लिखवाने वाले थे, गुरु साहब एक जगह अलग से बैठ के इस पे काम करते थे। तो भाई गुरदास थे जो लिखते थे, जैसे उनकी डिक्टेशन या जो भी वो कह रहे थे। और जब आप इसको देखते हैं, कुछ भी आप पढ़ें कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, तो बड़ी हैरानी होती है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और वो रागों के आधार पे था। और गुरुओं की वाणी को स्टेप बाय स्टेप, एक कोई इस राग में है, एक दूसरे राग में है, फिर भावनाओं के आधार पे इस तरह से उन्होंने कंपाइल किया था। और इसी में फिर जो कबीर की वाणी है, जो अर्लीस्ट अवेलेबल कलेक्शन है कबीर का, उसको वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। उनकी बाद की जो बानी है या जो बाद में प्रचलित हुई, वो बीजक में
और राजस्थान में जो कबीर ग्रंथावली है उसमें हाँ, उसमें वही मिलती है। मैम, यही गुरु ग्रंथ साहब कहलाया, और क्या गुरु ग्रंथ साहब में उसके बाद कुछ नहीं जोड़ा गया? नहीं। उसके 1604 बाद तक ही है जो कुछ है। ये थे गुरु अर्जन, पांचवें गुरु, जो मैक्सिमम जी उनके हाँ। अपने थे। फिर उनके बेटे जी गुरु हरगोबिंद के टाइम पे सिचुएशन बदल जाती है गुरु अर्जन के मार्टरडम के बाद, और वो उसमें हाँ, मिलिट्री एक्टिविटी शामिल होती है। फिर आऊंगा मैं उनके, जी उस पर। हाँ हाँ। जी, फिर उनके ग्रैंडसन गुरु हर्राय के टाइम में भी यही सिचुएशन रहती है। और फिर औरंगजेब, मुगल स्टेट जो है, वो इनसे नाराज है, और गुरु हर्राय को ने दारा शिकोह की मदद करने की कोशिश की थी, तो इससे वो खास नाराज था औरंगजेब। तो उसने उनको बुलाया, उन्होंने जाने से इनकार कर हम्म। दिया और अपने बेटे राम राय को भेजा, बड़े बेटे को। तो बड़े बेटे ने वहां जाके औरंगजेब के दरबार में उसको खुश करने के लिए ग्रंथ साहब में से जो बाणी थी उसमें तोड़ मरोड़ करने की हाँ, कोशिश की। तो ये हम बात कोट जब, किया। हम्म। हाँ, गुरु हरराय को पता लगी तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन को गद्दी सौंपी। हम्म। और उनकी जब डेथ हुई तो हरकिशन को गुरु बनाया गया। जी तो जी। औरंगजेब तो भूलने वाला नहीं था, उसने बुलाया उनको। वो भी राम राय दरबार में ही था कि ये कैसे हो गया कि अपनी मर्जी से इन्होंने बना लिया अपना सक्सेसर। तो बुलाया गया। तो गुरु हरकिशन पहुंचते हैं दिल्ली में, और वहां पे स्मॉल पॉक्स फैली होती है। कहा जाता है कि जो परोपकार का आइडिया है ना, वो यहाँ पे नजर आता है कि जो सिख उनके साथ थे वो सभी जो लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें गुरु हरकिशन भी इन्फेक्शन उनको हो जाता है और उनकी वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि, पूछा जाता है, छोटे से थे, कि भाई अब आपका सक्सेसर कौन है, क्योंकि गुरु ने ही नॉमिनेट करना था। तो उन्होंने कहा, इतना ही इशारा, हाथ उठा के इशारा किया कि बाबा बकाले। बाबा मीनिंग द गुरु हम्म। इज एट ए प्लेस कॉल्ड बकाला। बकाले गांव में हाँ, जी। तो उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर सिख, कई कहानियां हैं, पर फाइनल ये है कि वो वहां उनको ढूंढते हैं बकाला जाके, और वहां उनको तेग बहादुर तप करते हुए मिलते हैं। तेग बहादुर कौन थे? गुरु हरगोबिंद के छोटे बेटे थे। तो उनको तप अच्छा। करते हुए मिलते हैं, और उनको फिर ये आग्रह करते हैं कि आप आइए और गुरु गद्दी संभालिए। और गुरु तेग बहादुर ने फिर बाणी की रचना की, बीच के 3 गुरु ने ओ, नहीं की। हम्म। और अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि ऐसा कहा जाता है कि माना जाता है आमतौर से, सही या गलत अभी नहीं मैं कह रही, कि गुरु तेग बहादुर की बाणी को उनके बेटे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया, ग्रंथ साहब में शामिल किया। वेयर हम्म। एज हमारे पास गुरु तेग बहादुर की लाइफ टाइम की कुछ कॉपीज हैं, मिली हैं, जो कॉपीज की जाती थी ग्रंथ की, उसमें उनकी खुद की बाणी दर्ज है। तो हम जी ये कह सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने बाणी की रचना की, वो बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हुई। और जब गुरु गोबिंद सिंह ने फाइनली डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस उसमें नहीं इंक्लूड करी, जब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने सिखों के पूछने पे कि अब हमारा को कौन गाइड करेगा, तो उन्होंने कहा कि अब आपको ग्रंथ ही गाइड करेगा, और जी। वही आपका 10वें गुरु ने गुरु कहा है। कि यही गुरु रहेंगे जी। हाँ, और जो पंथ है कलेक्टिविटी मिलके डिसीजन लेगी। तो इससे जो 2 हम्म। डॉक्ट्रिन्स हैं, गुरु पंथ और गुरु ग्रंथ पहले और गुरु पंथ, धीरे धीरे करके विकसित होती हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रंथ की तरफ तवज्जो देने लगते हैं जब उन्हें गाइडेंस चाहिए, और कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। गुरु तो है नहीं उनको गाइड करने के लिए। हम्म। तो हम्म। 18th सेंचुरी के अंत तक ये बहुत सॉलिड फॉर्म ले लेती हैं, ये दोनों डॉक्ट्रिन्स, गुरु हम्म। ग्रंथ एंड गुरु पंथ। मैं जी जी। और मैं एक गुरु बात, अर्जुन देव की बात। जिस जी जिस जी। संस्था में ग्रंथ साहब को रखा जाता था,
उस संस्था को अब गुरुद्वारा कहा जाने लगा, पहले इसको धर्मशाला कहते थे। तो यानी अब ये अच्छा। गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु बन गए हैं पर्सनल गुरु हटके गुरु बन गए, और जहां उनका का स्थापन है वो गुरुद्वारा है। वो आप गुरुद्वारा है। जी जी। गुरु अर्जुन देव के समय जब हम बात कर रहे थे, ग्रंथ साहिब के ऊपर वो काम कर रहे थे, उसी दौरान ये जिक्र आता है कि अकबर की भी मुलाकात उनसे होती है और कुछ पद पढ़कर अकबर को सुनाए जाते हैं, क्योंकि अकबर को ये कहकर भड़काया गया था कि ये जो किताब बन रही है इसमें इस्लाम के खिलाफ कई बातें हैं। लेकिन चूंकि अकबर खुद भी कुछ सूफियाना तबीयत का था, उसने भी आके सुना तो वो मुतमईन हो गया कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ये बड़ा खूबसूरत दौर दिखाई दे रहा है जब जो बड़े लोग हैं इस मुल्क को चलाने वाले या इस सोसाइटी को रोशनी दिखाने वाले, वो करीब करीब सेम पेज पर दिखते हैं धर्म के मामलों में, वो अकबर हों या गुरु अर्जुन देव हों। और भक्ति आंदोलन तो चल ही रहा है, वो जाति को नहीं मान रहा है, व्यक्ति को एक मानता है सबको। तो इस मामले में तो अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु अर्जुन देव के जीवन काल में ही अकबर का अवसान हो जाता है, अकबर नहीं रहता, और यही दौर है जब स्वर्ण मंदिर भी बन रहा है और जहांगीर ने गद्दी संभाल ली। अब जहांगीर से जो एक टसल शुरू होता है, जहांगीर जो बुरा माने हुए है पता नहीं क्यों, वो मतलब जब राजा नहीं भी था, जब बादशाह नहीं भी था, तब भी मैं पढ़ रहा था कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम्स तो तभी से लगने लगी थी कि ये एक प्रभाव बढ़ रहा है। और तब तक तो मेरा ख्याल है सिखों में मिलिट्री वाला कुछ मामला बना भी नहीं था, अभी तो वो सैन्य ताकत बन भी नहीं रहे थे, थोड़ी बहुत व्यायामशालाएं जरूर चल रही थी। तो मैं इस दौर को पर्टिकुलरली समझना चाहूंगा, क्या ये एक वो मतलब क्या कहना चाहिए कि संक्रमण काल है जब मुगलों से दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली ही है, तब्दील हो रही है गुरु अर्जुन देव के समय? ये देखिए, पॉलिसीज का अंतर है, पर्सन्स का भी अंतर है, पर्सनालिटीज का मैं कहूंगी। अकबर की पर्सनालिटी उसके मुकाबले में जहांगीर बहुत छोटा इंसान था, और इसलिए जहांगीर और कई तरीकों से अपनी पोजीशन को अकबर से ज्यादा दिखाने की कोशिश में रहता था। और एक स्टेज पे उसने जो कट्टरपंथी हैं, जैसे शेख अहमद सरहिंदी हैं, उन लोगों की, उनको ये दिखाने की कोशिश की कि मेरे फादर ने आप लोगों को एक तरफ करके रखा हुआ था, अब आप लोग आइए, मुझे एडवाइस दीजिए और मैं आपको पूरा अधिकार दूंगा या आपको पूरी इम्पोर्टेंस दूंगा, कुछ इस तरह का वो दिखाना चाहता था। और उसमें फिर जो खुसरो का विद्रोह हुआ उसके बेटे का, और जहांगीर के बेटे का, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये जो इस तरह का भी, खुसरो गुरु साहब का डेरा लगा हुआ था और वहां उनके दर्शन के लिए आया और उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा। तिलक लगाने का तो चांस है नहीं, पर सिर पे हाथ रखा। पर जिन्होंने रिपोर्ट किया उन्होंने तिलक की बात की। और फिर खुशवंत सिंह की किताब में भी ये जिक्र आता है कि वो तिलक का जिक्र हुआ कि वो जो जी तिलक लगा दिया, तो इससे भी थोड़ा भड़का। हाँ, और वो उनको खाना पीना, तो जो वहां लंगर में जो आएगा उसको खाना मिलेगा, वो तो जी उसकी बड़ी खातिर की गई और उसको सपोर्ट किया गया। तो ये जो थे लोग, पृथ्वीचंद जो गुरु साहब का भाई था, और फिर एक पर्सन था और जो चाहता था कि उसकी बेटी के साथ उनके बेटे की सगाई हो जाए, और वो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई तुम मना कर दिया तो उस रिश्ते को जी। तो इस तरह की जो थी ये आगे इस तरह की खबर पहुंचाना या मिसरिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। और इस सिचुएशन में जब वो नया गद्दी पे बैठा है और उसका बेटा विद्रोह कर रहा है और उसको अपना एक दिखाना है कि मैं किस तरह का बादशाह हूँ और मैं बड़ा स्ट्रांग बादशाह हूँ और पक्का मुसलमान बादशाह हूँ, मेरे बाप की तरह मैं नहीं हूँ, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी तो इस तरह से भी जाती है कि उसने जो हुक्म दिया सजाए मौत का,
पर सजाए मौत को मंगोल तरीके से देना था। अच्छा। मंगोल तरीका ये था, उसका नाम भूल रहा है, वसा या क्या कुछ ऐसे करके था नाम, जिसमें खून नहीं बहना चाहिए, जो धार्मिक लोग हैं उनका खून नहीं बहना चाहिए। तो इस तरह अच्छा। की जो सजा थी वो फिर वो जिसने कहा था कि भाई आप वो मेरे मेरी बेटी से शादी कर ले, उसको जैसे एक तरह का ना चार्ज दे दिया गया। वो कहता मैं इनको हैंडल कर लूंगा, आप मुझे दीजिए। तो फिर उसने उनको, चंदू शाह नाम था उसका, चंदू शाह, जिसकी हाँ जी बेटी हाँ, से मना चंदू किया। शाह था। तो उसने उनको जिसको पंजाबी में कहना तसीहे देना, या उनको तकलीफ दे के और गरम तवे पे या कुछ इस तरह का, उनको बहुत तकलीफ में, और ये गर्मी सब का लाहौर में हो रहा था। हाँ ये सब जी। लाहौर में हो रहा था जून के महीने में। उस कॉन्टेक्स्ट में उनकी डेथ होती है। उनको कहा गया था भी आप पैसे दे दो, फाइन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उन्होंने वो सब देने से इनकार कर दिया था। ये हमारे जो वैल्यूज हैं या हमारी जो पोजीशन है उसके खिलाफ है। हम्म। तो उसके बाद मैम, फिर ये गुरु पहले, हरगोबिंद को आता है। जी हाँ, मैं वही पूछ रहा था, ये पहले गुरु थे जिनकी इस तरह हत्या कर दी गई, और इसके बाद से ही क्या सिखों के मन में मुगलों के प्रति दुराव शुरू हुआ, और मुगलों के मन में भी सिखों के प्रति बैर शुरू हुआ, जो जहांगीर ने शुरू करा दिया अंततः? वो जहांगीर के साथ फिर इनका इंटरेस्टिंगली डाउट्स तो सब तरफ आ गए, मगर जहांगीर के साथ इनके रिलेशंस, इन्होंने गुरु हरगोबिंद को कैद भी कर लिया था ग्वालियर के किले में, मगर फिर अच्छा। उनको छोड़ दिया 2-3 साल के बाद। हम्म। और कहानी तो ये हम्म। भी है कि वहां पे और राजा भी कैद थे, तो उनको भी गुरु साहब ने कहा कि इनको छोड़ेंगे तभी मैं जाऊंगा, तो फिर इसलिए उनका नाम बंदी छोड़ पड़ गया कि वो जो बंदियों को अच्छा। छुड़वाया उन्होंने। पर हाँ मोटी हाँ। बात यह है कि जहांगीर के टाइम में उनके रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं, और शेख अच्छा। अहमद सरहिंदी को बैनिश किया जाता है, सरहिंदी का इन्फ्लुएंस कम होता है। अच्छा, उल्टा पड़ गया। हाँ ये उल्टा पड़ गया। फिर एक स्टेज पे वो शाहजहां के कुछ घोड़े वगैरह आ रहे थे, और वो हाँ हाँ, कुछ ट्रेडर्स सिखों ने रोक दिए। हाँ गुरु गुरु के लिए, और ये जो झगड़ा सा चला और उसमें फिर लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाई बहुत हम्म। छोटे लेवल की थी, मगर उस लड़ाई से हम्म। इतना क्लियर हो गया गुरु हरगोबिंद को कि ये सारा जो एनवायरनमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, फ्रेंडली नहीं है बैकग्राउंड अब। जो थी वो तो थी ही। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि वो यहाँ से छोड़ के हिल्स में चले जाएं, कीरतपुर। हिल्स में क्यों? क्योंकि जी। हिल्स का जो इलाका था वो मुगलों के इनडायरेक्ट रूल में था, हम्म। इसलिए वहां पे जो इंटरफेरेंस वगैरह है वो कम होगा। और वो जो राजा था, वो राजा भी क्या कहा जाता है कि वो कैद था गुरु साहब के साथ एज ए यंग प्रिंस वहां ग्वालियर में। अच्छा, तो तो वो बचपन की दोस्ती, थोड़ा सा कह हाँ लीजिए सॉफ्ट कि कॉर्नर इस था। तरह का एक कहानी ऐसे है कि उन्हें वहां जाने का क्यों हाँ। सोचा। और वो कीरतपुर जी। जाते हैं, और फिर एक जी। बार और होती है शाहजहां के टाइम में लड़ाई। और ये छोटी लड़ाइयां थी, पर उन्होंने अपने बंदे ट्रेन किए हुए थे गुरु हरगोबिंद ने, तो उस लड़ाई में भी इनके बंदे सक्सेसफुल होते हैं। जी। यानी जो मुगलों तो की छोटी टुकड़ियां या लड़ाइयां जो थी, उनमें गुरु हरगोबिंद की जो बैटल्स थी उसमें गुरु सक्सेसफुल होते हैं। जी, पर तो गुरु हरगोबिंद से ही शुरुआत हुई एक तरह के मिलिटराइजेशन की हाँ उनके सिखों में। टाइम पे आप कह सकते हैं कि उसमें कन्वर्जेंस हो गई कि अकबर की डेथ हो गई, जहांगीर और खुसरो की जो प्रॉब्लम थी, और जहांगीर की जो हाँ एक मतलब, जी। साइकोलॉजिकल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था एक, वो भी पिक्चर में आया होगा। हाँ, तो सिखों को लगा होगा कि अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो ये जरूरी है कि अब तलवार भी उठाई जाए, और तभी शायद गुरु हरगोबिंद ने कहा भी था कि हाँ पैसे वो जो के दो मुकाबले तलवारें कही शस्त्रों जाती और, हाँ, 2 तलवार ली, और कहा कि शस्त्र और घोड़े जो मुझे देगा वो ज्यादा प्रिय है, पैसे वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है तो ये ज्यादा जरूरी है।
मैम अकाल तख्त उन्हीं के वक्त बना, ये हाँ, क्या उन्हीं के करता है? वक्त में बना। तो अकाल तख्त भी एक, ये जैसे अब वो एक रिलीजियस लीडर थे गुरु अर्जन, पर हम्म। जिसको हम ये कह सकते हैं पीरी या रिलीजियस अथॉरिटी उनकी थी। और गुरु हरगोबिंद ने मीरी, जो टेम्पोरल अथॉरिटी है, उसको भी धारण किया। तो जो अकाल तख्त उन्होंने बनवाया एक चबूतरा, इसके, ये स्वर्ण मंदिर तो अभी नहीं बना था, पर इसको हरमंदिर साहब जी, कहते हैं। तो हरमंदिर हरमंदिर साहब कहा साहब, जाता था जी। हाँ, हरमंदिर साहब के सामने एक ये जो चबूतरा बनाया गया, उस पे बैठ के जो लोगों के दुनियावी मसले हैं उनको वो हम्म। सुनते थे और उनका निर्णय लेते थे। तो एक किस्म से हम्म। गुरु अब धार्मिक एज वेल एज इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, एक तरह से, या टेम्पोरल अथॉरिटी, दोनों का ही प्रतीक बन रहे हैं। तो पहले जब हम्म। तक अकबर का, जो आप अगर ये समझा जाए ना कि शुरू से ही झगड़ा था, बिल्कुल नहीं था। जब तक नहीं अकबर था। ने ठीक ठाक रखा, उसका एटीट्यूड ठीक था, तो वो सिखों के साथ सब ठीक चलता रहा। पर जब हम्म। अथॉरिटीज ने एक गलत किस्म का रवैया अपना लिया, उसके बाद फिर इनका एटीट्यूड भी बदलने लगा। और चूंकि एटीट्यूड बदलने लगा, मतलब दिल्ली का सिखों के प्रति, तो इसलिए जो छोटी मोटी झड़पें थी जो सिखों और मुगल सिपाहियों के बीच में हो रही थी, ये भी शायद बढ़ने लगी, क्योंकि मुगल सिपाहियों को भी लगा कि अब तो वो वाली बात है नहीं, बादशाह तो अब जाता ही नहीं था, ना जहांगीर गया ना शाहजहां का ऐसा कोई झुकाव दिखाई दे रहा था। तो इसलिए यहां से जो छोटी छोटी मुठभेड़ें हैं, फिर ये बड़ा रूप लेती हैं। ये 4 बार हुई हैं ये मुठभेड़ें गुरु हरगोबिंद हम्म। के टाइम पे। और फिर जो गुरु जी। हर्राय का दारा शिकोह को हेल्प करना बहुत बिल्कुल सीधा लड़ाई के मैदान में कूदने वाली बात थी। हम्म। एक एक हाँ, बड़े उसमें तो स्तर फिर पे। एक पक्ष चुन लिया, और फिर हम्म। औरंगजेब तो वो बादशाह था नहीं जो हम्म। भूलता। मैम मैं खासकर अमृतसर की बात करना चाह रहा था कि जहाँ स्वर्ण मंदिर बाद में बना, उसके पहले तो खैर हरमंदिर साहब है। वो जो सरोवर है, जिसे बार बार, जो आज, जो इतना पवित्र है, जहाँ आज हर कोई एक डुबकी लगाना चाहता है ना, उसे बार बार अपवित्र किया गया। तो उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि जब ये बन रहा था और सरोवर को बनाया गया, इसके पीछे क्या आइडिया था? इसको इस तरह, जो आज स्वरूप है उसका, ये क्या सोचकर बनाया गया कि एक सरोवर होगा फिर मंदिर बनाएंगे बीच में? इसमें एक्चुअली पहली बात तो बहुत जनरल सी है। जैसे 84 सीढ़ियों वाली बावली थी, कि भाई आप वो जो 84 जून है वो, या 84,000 जून है, आपके वो जो पाप हैं वो पिछले पाप सब हम्म। धुल जाएंगे, आप इस बावली की 84 सीढ़ियां उतर के उसमें स्नान कर लेंगे। तो अच्छा। स्नान जो है वो किसी भी रिलीजियस प्लेस का एक हमारा इंटेग्रल पार्ट है। तो ये जो बावली है वो एक ऑल्टरनेटिव दे रही है टू द नोन रिलीजियस प्लेसेस। हम्म। चाहे वो कुरुक्षेत्र है या हरिद्वार है या बनारस हरिद्वार है। है, हाँ, हम्म। प्रयागराज है। मतलब वहां जाने की जगह जो लोग वहाँ बावली में आते हैं या वहां मिलते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। तो यही आइडिया अमृत सरोवर का भी था। उसको अमृत सरोवर, जो बाद अच्छा। में सरोवर की जगह कट के अमृतसर बन गया, सर यानी सरोवर। हम्म। ये आइडिया हम्म। उसमें भी यही था कि लोगों के जो पाप काटने का, उनको पवित्र करने का जो जरिया है वो अमृत सरोवर हम्म। में स्नान है। और फिर अगली जी। बात है कि जो स्ट्रक्चर है, उसके 4 दरवाजे हैं, उसका क्या मतलब है, कि चारों कास्ट के लिए खुला है कि सभी के लिए खुला है और सब तरफ से लोग आ सकते हैं। इस तरह के आइडियाज लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर के जी। बारे में बात की है। जी। मैम हम बात गुरु हरगोविंद की कर रहे थे, और इनके बाद गुरु बने गुरु हर राय, जिनके बारे में हमने, आपने ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई औरंगजेब का उद्भव हो गया था और औरंगजेब के दरबार में उन्हें अपने बेटे को भेजना पड़ा।
और फिर वहां पर उन्हें लगा कि ये औरंगजेब की कुछ ज्यादा ही जो है क्या कहते हैं, मान मनोबल और खुशामद कर रहा है, तो फिर उनका मन पलट गया और उन्होंने उसे उत्तराधिकारी न बनाकर अपने दूसरे बेटे हरिकृष्ण को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आपकी बातों से और इस इतिहास के इस टुकड़े को पढ़ने से मुझे लगता है कि इस कालखंड में सिख इतनी बड़ी एक ताकत तो बनी गए थे, नेशनल ना सही लेकिन रीजनल, कि मुगल बादशाह, मुगल दरबार को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उस हर बेटे को अपने पास ही रख लिया और उसे भी लग रहा था कि यही बनेगा उत्तराधिकारी, और फिर मैं जो हूँ सिखों के मामलों को खुद डोमिनेट कर लिया करूंगा। तो कितनी बड़ी ताकत सिख हो चुके थे अब तक? इसमें बहुत तो हमारे पास कोई ऐसे मेजर नहीं है, मगर इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु अर्जन देव के समय में उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और उनकी जो फॉलोइंग थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, और वो ऑलमोस्ट उनका जो तौर तरीका या उनका जो दरबार था वो रॉयल दरबार की तरह था। पर अभी उन्होंने मिलिट्री तरीका अपनाया नहीं था, वो और काम कर रहे थे, लोगों की भलाई के काम कर रहे थे, कुएं खुदवा रहे थे, अकाल में कोशिशें कर रहे थे, इस तरह की उनकी एक्टिविटी थी, और प्रचार कर रहे थे। प्रचार गुरु हर राय भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा कर रहे हैं, और बहुत सारी जो सिख फैमिलीज हैं, रंजीत सिंह की फैमिली समेत और बहुत सारे और, जो अपनी जो बैकग्राउंड ट्रेस करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स सिख कब बने थे, गुरु हर राय के टाइम में बने थे, तो जो उनकी एक्टिविटी होगी वो भी उनको काफी ज्यादा उभार के दिखाएगी। और इसीलिए दारा शिकोह भी, क्योंकि उन्होंने वो आर्मी तो बना के रखी थी, उन्होंने अपने फादर की आर्मी को डिसबैंड नहीं किया था, वो बहुत मिलिट्री एक्टिविटी या शिकार वगैरह शायद नहीं करते थे जो उनके फादर गुरु हरगोबिंद कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो उनको ट्रेन करने का जरिया था, पर इन्होंने अपनी फोर्स को बरकरार रखा था गुरु हर राय ने। तो इसीलिए दारा शिकोह एक तो अपने लिबरल आइडियाज की वजह से, एक गुरु की रेपुटेशन की वजह से उनके पास आएगा, और फिर अगली बात है कि औरंगजेब उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर अंततः क्या हुआ? एक तरफ राम राय और एक तरफ हरिकृष्ण, फाइनली क्या हुआ? फाइनली यही हुआ कि गुरु हरकृष्ण तो गए नहीं उसके पास, वो तो बीमारी हो गए और उनकी डेथ हो गई, और सिखों ने अपने नए गुरु ढूंढ लिए, गुरु तेग बहादुर। और उस केस में फिर औरंगजेब हेल्पलेस उसने फील किया, और उसने फिर राम राय को देहरादून के पास राजपुर एक जगह है वहां पे जागीर दे दी, और उसका फिर भी कोशिश रही कि भी राम राय को वो सपोर्ट करता रहे। और गुरु तेग बहादुर फिर जैसे कहते हैं ना कि टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर या कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने, वो दिल्ली भी आते हैं, और जो जयपुर के राजा राम सिंह हैं वो उनकी काफी भगत करते हैं, वो उनके होस्ट हैं। मिर्जा राजा राम सिंह, जी जी, हाँ जी, और मिर्जा जय सिंह के बेटे, जी। तो वो वहां पे अपना कुछ देर रहने के बाद औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, वो खुद बिजी था शायद अपने और झगड़ों में या पचड़ों में, तो फिर ये पूर्व की तरफ जाते हैं गुरु तेग बहादुर, और जो पूर्व की उनकी संगतें हैं या उनके कह लीजिए सिख्स हैं, उनको वो कंसोलिडेट या संगठित करने की कोशिश करते हैं, और अपनी यात्राओं के दौरान वो नॉर्थ में भी पंजाब में भी उनको चिट्ठियां भेजते रहते हैं, जिनको हुक्मनामा कहा जाता है जी। कि गुरु साहब के हुक्मनामे पंजाब में भी आ रहे हैं, ईस्ट में भी, ईस्टर्न इंडिया में भी लोगों के पास आ रहे हैं, और वो उन्हें सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपके जो फलां फलां लीडर्स हैं आप उनकी बात सुने, या जो आपने कोई देना है या कंट्रीब्यूशन देना है वो उनके थ्रू भेज दें, या जो भी, क्योंकि गुरु के मीन्स तो वही होंगे ना जो संगतें भेजेंगी चढ़ावा। बिल्कुल। तो इस दौरान फिर वो अपने
वाइफ को, फैमिली को पटना में छोड़ते हैं और जहाँ हाँ, पे उनके बेटे का जन्म होता है पीछे से। गोविंद राय का जन्म होता है जी। जी। और फिर वो वापस आते हैं फिर। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने औरंगजेब के टाइम में, एक तो इतिहासकार एक जो सिंपलिस्टिक व्यू लेते हैं उसकी पॉलिसी ऑफ रिलीजियस ऑपरेशन की बात करते हैं, धार्मिक जो भी क्या बोलेंगे उसको, ऑपरेशन को, मैम दमन। दमन। अच्छा। जी। एक्चुअली औरंगजेब के ना फेजेस थे, पर वो धार्मिक दमन वाला फेज था। उसके बाद उसकी हाँ बदल जाती है और वो फिर जब हाँ दक्षिण में जाता हाँ, है। लंबे वक्त शासन किया उसने, एक ही पॉलिसी तो वैसे भी नहीं रहती, हाँ अभी भी सरकारों की नहीं रहती, वो भी हाँ। लंबे समय तो शासन कर रहा वो था। जैसे जहांगीर की शुरू में कोशिश थी, उसी तरह से औरंगजेब की शुरू में कोशिश थी अपने फादर को, ब्रदर्स को हटा बिल्कुल। के जो आया था, कि वो एक हम्म। बहुत धार्मिक कट्टर मुसलमान की तरह से प्रस्तुत किया जाए। तो देखा जाए। ये हम्म। जो टाइम था वो उसके धार्मिक दमन की नीति के उसमें पड़ता हम्म। है। हम्म। और इसी टाइम में जो आर्थिक इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि जो जो 17वीं सदी का दूसरा अर्ध है या आधा हिस्सा है, उसमें जी। दुनिया भर में एक रिसेशन का टाइम था, माहौल था। और अच्छा। चांदी अच्छा। की कमी थी, सिल्वर माइंस की, गोल्ड की। और उस रिसेशन का प्रभाव इंडिया की ट्रेड पे भी पड़ रहा था। और इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, इंपोर्ट का तो इतना नहीं, इंपोर्ट तो इन चीजों का ही होना था, सोने चांदी का, पर एक्सपोर्ट पे भी पड़ हम्म। रहा था। हम्म। तो ये हम्म। जो पंजाब में लोग थे, सरहिंद और उस एरिया के आसपास के लोग, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, इकोनॉमिकली ओप्रेस थे। तो गुरु तेग बहादुर के हम्म। बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस एरिया में टूर किया और लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि भाई तुम लोग उद्यम करो और कुएं खोदो और अपनी जो अच्छा। परिस्थिति है उसमें सुधार करने की कोशिश करो। और जैसे उन्होंने बहुत आश्वासन दिया। तो ठीक है। इनको प्रोफेसर ग्रेवाल ने इनके लिए यूज किया है टर्म प्रॉफिट ऑफ अश्योरेंस। ही वेंट हाँ। अबाउट अश्योरिंग पीपल। तो ये जो उनका टूर था अश्योरेंस का, उसको कुछ फारसी के इतिहासकारों ने इस तरह से कहा कि ये तो लोगों को भड़का रहे हैं, हम्म। उनको समझा रहे हैं या उनको हौसला दे रहे हैं ये नहीं, पर ये भड़का रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो कश्मीरी पंडित्स वाली कहानी आती है कि वो कह रहे हैं कि वो औरंगजेब का जो फेस था तो उसके गवर्नर और भी ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि कैसे दमन करना है। तो ये कश्मीरी पंडित हम्म। आते हैं और वो, उनको लगता है कि यही है, इन्हीं की रेपुटेशन ऐसी है कि जो सिर खड़ा करके वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी टूर कर मुगलों रहे से। थे। तो उनके दरबार में आते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है और आप हमारी मदद कीजिए। अब इस पे फिर कहानियां हैं कई, मगर एक ये भी है कि गुरु साहब कहते हैं कि ये तो सैक्रिफाइस, त्याग मांगता है। हम्म? तो भी गोविंद राय ने जो उनके पास बैठे थे वो कहते हैं कि और कौन कर सकता है, आप नहीं तो। अब ये आप ही क्या। कहानी है, पर मतलब उन्होंने कहा। हम्म। और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो खुद ही जाएंगे इस बारे में कुछ बात करने के लिए। दिल्ली जाएंगे और बात करेंगे कि कश्मीर में हाँ धर्मांतरण जो हो रहा है, मुगल गवर्नर कर रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। हाँ। अब ये फिर हिंदुओं थोड़ा का सा धर्मांतरण जी। कंट्रोवर्शियल है कि उन्होंने हम्म। जाने से पहले गोविंद राय को गद्दी सौंप दी, कि उनकी अच्छा। मार्टरडम के बाद वो गद्दी पे बैठे। मैं इस डिटेल में हम्म। झगड़े में नहीं पढ़ना चाहती, मगर ये है कि एक ये कहानी जरूर है। और इट मेक सेंस कि गुरु साहब को आइडिया था कि वो जिंदा नहीं लौटेंगे, पर उनको जो काम अच्छा। करना था उस काम के लिए उन्हें लगा कि मुझे जाना ही होगा, तो मैं पीछे से गद्दी सौंप कर जाऊं। तो उन्होंने अपने अच्छा। बेटे को और कुछ सीनियर लोगों को सारी जिम्मेदारी सौंप दी और 2-3 लोगों के साथ वो चल पड़े।
और वो आधे बेटा उस रास्ते वक्त कहाँ था मैम? हाँ जी, गुरु वो गोविंद सिंह उस वक्त मखोवाल कहाँ में पर थे, थे? मखोवाल, जहां उन्होंने अपना सेंटर बनाया था आनंदपुर के पास। हम्म, अच्छा, आनंदपुर के पास थे जी। हाँ जी। तो वो वहां से चल पड़े और वो सरेन तक पहुंचे थे या उसके आसपास पहुंचे थे जब उनको मुगलों के अफसरों ने आके पकड़ लिया और फिर उनको सरहिंद की जेल में कुछ देर रखा, कुछ हफ्ते, जी और उसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब उस वक्त दिल्ली हाँ, में नहीं काजी के था। यहाँ। जी, हाँ वो नहीं था, जी। मगर काजी को काजी ने जो यूजुअल ऑप्शन दिया कि इस्लाम कबूल करो या हम्म, मिरेकल दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ, और या फिर अपनी जान गंवाओ, तो उन्होंने जान गंवाना पसंद किया, क्योंकि सिख धर्म में चमत्कार दिखाना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। जो और रिलीजियस जी लीडर्स करते थे, वो गुरु नानक और उनके सक्सेसर्स काफी स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते थे। जी। तो फिर और जी, तो उनका दिल जी जो जी जी फिर जी। कहानी जो बात की है कि चांदनी चौक में उनको बेहेड किया गया, और फिर रकाबगंज, वहाँ उनका एक श्रद्धालु ने वहाँ उनकी बॉडी को अंधेरे में वहाँ लेकर गया और वहाँ अपने घर समेत सारी को आग लगा दी उनका संस्कार दाह करने के लिए। संस्कार कर दी जी। और एक जी और जो श्रद्धालु उनके साथ थे, भाई जेता, उन्होंने उनका शीश उठाया और वो भागे, और बाद में मुगल सेना उनके पीछे थी, मगर वो पहुंच गए गोविंद राय के पास। आनंदपुर साहिब पहुंच हाँ, गए वो बाद शीश में लेकर। अनंतपुर जी बनता है। जी। और जहां दिल्ली में उनकी हत्या की गई, वहां आज गुरुद्वारा है इतना जी हाँ, शानदार, वहाँ चांदनी चौक में। चांदनी चौक में और वहां वो शीशगंज कुआं भी है गुरुद्वारा है। जहां, हाँ, उससे पहले उन्होंने वो स्नान किया था, मैंने वो देखा है। आज भी हम्म, वो कुआं है और क्या माहौल है वहां पर, क्या जबरदस्त। तो इसलिए मतलब, और मुझे मतलब मैं बताऊं आपको, मेरी तरह बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहा होगा कि ये जो इतने मशहूर गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में सुनते हैं देश भर में हैं, इनके पीछे बहुत बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। जी बिल्कुल। ये यूं ही नहीं बना दिए गए, बल्कि मतलब हर जगह कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं बार बार कि जो भी सिखों के धार्मिक स्थल हैं, वो इस देश के इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान भी हैं। इसलिए भी हमें जाकर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और शायद उससे एक और बात होगी कि हमें उनकी समझ, उनके इतिहास की और उनकी जो भी पृष्ठभूमि है उसकी समझ बेहतर आएगी। बिल्कुल। और एक चीज और है मैम, जो मेरी शिकायत भी बहुत लोगों की, हालांकि अब तो वो एक परंपरागत शिकायत हो गई है कि जी हमें ये नहीं पढ़ाया, हमें वो नहीं पढ़ाया। लेकिन ये तो मैं सच में कहूंगा कि मैंने एनसीईआरटी के सिलेबस में ही पढ़ाई की है कि सिखों का इतिहास जब मैंने अब पढ़ा, अब तो मैंने अपने शौक के लिए पढ़ा कि मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे देखकर हैरानी हुई कि हिंदुस्तान के मुख्यधारा के इतिहास में इसकी हिस्सेदारी काफी कम है, जबकि ये डिजर्व ज्यादा करता है एक्चुअली। आपकी बात सही है। इसमें एक मैं आपको इंसिडेंटली, क्योंकि आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया, बहुत हमारे जो आपने जिस वक्त पढ़े होंगे वो बहुत ही माननीय इतिहासकार हमारे जिन्होंने वो किताबें लिखी थी, तो हम्म उसी में से जो मिडीवल की किताब थी उसमें गुरु तेग बहादुर के बारे में जो लिखा गया था उस पे कंट्रोवर्सी हो गई थी। और उसका हम्म। सोर्स क्या था कि जो ये फारसी के लेखक थे उन्होंने गुरु तेग बहादुर की एक्टिविटी को मिसरिप्रेजेंट किया था। और अगर हम हम्म फारसी के लेखकों की बात सीधी सीधी मान लें तो हम बिल्कुल गलत किस्म की उनकी प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, फिर मैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछूंगा आपसे। गुरु तेग बहादुर, जितना मुझे अब याद आ रहा है, तो अहोम राजवंश से जब मुगलों का एक झगड़ा चल रहा, तो असम का बड़ा राजवंश था, उनके सेनापति जो थे लछित बोरफुकन, जो ब्रह्मपुत्र पर बड़ी लड़ाई हुई, उसमें गुरु तेग बहादुर मुगलों की सेनाओं के साथ असम क्यों गए थे? वो जा रहे हैं, राम सिंह साथ हैं उनके, हाँ। और वो अपने काम के लिए जा रहे हैं। राम सिंह को लगता है कि उनकी प्रेजेंस उनको हेल्प करेगी। अच्छा वो होस्ट हैं, गेस्ट हैं, फ्रेंड हैं, अच्छा म्यूचुअल अच्छा। सपोर्ट है, इस तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि
अच्छा, और वैसे है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम कि ये वो दौर है जब मुगल दरबार खफा है राम सिंह से और जय सिंह से, क्योंकि हम्म, शिवाजी वाले मैटर में वो बड़े नाराज हो गए कि हम्म, इन्होंने शिवाजी को भगवा दिया, और इनका अब जो है हिंदू होने के नाते रुझान है शायद शिवाजी की तरफ। और अभी जब हम गुरु तेग बहादुर की बात कर रहे हैं, तो वो भी सिखों के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनसे मुगलों की बन नहीं रही, लेकिन ये जो जयपुर घराना है वो क्लोज है उनके, वो उन्हें अपने साथ ये असम भी भी ले जा है, रहा है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा बड़ी हैरानी की बात है कि बिल्कुल अंत तक गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के प्रति अपना ठीक रवैया रखा, ताकि वो शांतमयी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सारी उनकी समस्याएं सुलझ जाएं। ये गुरु हम्म। गोविंद सिंह तक की कोशिश थी। तो गुरु तेग बहादुर भी हम्म। यही कर रहे हैं, गुरु हरगोविंद ने भी यही किया, जहां तक हो सके लड़ाई झगड़ा अवॉइड किया जाए। हाँ, और गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह का दौर आता है, हम्म, जिसमें मैं ये पढ़ता हूँ कि शुरुआती जीवन उन्होंने, और बच्चे थे पहले, वही जब बच्चे थे तभी सिर पर वो भार आ गया, 11-12 साल के रहे होंगे, 9 साल के। वो फिर जो है चले गए पहाड़ों के तलहटी में रहने, और बड़े शांति से रहे, ज्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं। लेकिन उसके बाद जो उनका जीवन है वो तो एक्टिविटीज से भरपूर है। तो मुझे संक्षेप में बताइए कि उनका फिर क्या योगदान रहा। अब तो पूरी मिलिट्री की कहानी है। गुरु गोविंद सिंह की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में हम ज्यादा लोग कहते हैं या जानते नहीं है, मगर उनका वो एजुकेशन का दौर था, और उसमें उनकी लिटरेरी, साहित्यिक और सामरिक एजुकेशन दोनों ही हुई। और वो मिलिट्री एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं। और फिर वो जब उनके पास हैं, उनके सवार हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, और वो लोगों को शिकार और इन सब चीजों पे इनकरेज कर रहे हैं मिलिट्री एक्टिविटी के लिए। उनके अपने फादर का मार्टरडम हो चुका है, और उनका भी उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हम्म। वहां पे एक स्टेज पे जो पहाड़ी राजे हैं, पहाड़ी राजाओं के आपसी झगड़े होते हैं, और एक राजा उन्हें, सिरमौर के शायद, या सिरमौर के, तो वो हाँ। उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे इलाके में रहिए। वही बात है कि वो जो इनडायरेक्टली रूल्ड टेरिटरीज हैं वो सेफर हैं हाँ। सिख्स के लिए। जैसे कीरतपुर था, हाँ। वैसे इनके लिए वो है। वो वहां रहते हैं, और इनकी आपसी लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह की जो फौज है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और फिर किसी स्टेज पे उन्हें लगा कि इनकी आपसी सुलह सफाई हो गई है, तो वो फिर वहां से लौट आते हैं, और फिर वो आनंदपुर बसाते हैं, आनंदपुर के कई किले बनवाते हैं। और वो अच्छा। क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में है, और वो इलाका बिलासपुर के राजा के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये बिलासपुर हम्म। के राजा को उससे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। और फिर ये भीमचंद बिल्ड जी। होता है। डिटेल मैं बहुत उन लड़ाइयों में नहीं जाना चाहती, पर कई सारे इनके एक्शन हम्म। होते हैं। और उस डिटेल में जो पहाड़ी राजे हैं, वो बिलासपुर का राजा कभी तो औरों को इकट्ठा करता है गुरु साहब के खिलाफ, और कभी गुरु साहब की सपोर्ट लेता है औरों के खिलाफ, और कभी हाँ। मुगलों के खिलाफ। फिर एक स्टेज पे जाके मुगल फौज को भेजा जाता है, औरंगजेब भेजता है मुगल फौज को इस इलाके में भी अब शांति बहाल करो। तो उसका बेटा हम्म। मुअज्जम उस फौज का कमांडर था, जो बाद में बहादुर शाह बना। और मुअज्जम ने गुरु गोविंद सिंह को या उनके लोगों को तंग नहीं किया, और वो बाकी लोगों के अच्छा, साथ डील करके लौट आता है। और लौट आया। ये था कि इन सभी लड़ाइयों में जहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सक्सेसफुल थे। तो ये एक उनका एक किस्म का डंका सा बज गया कि भाई ये लोग कोई इकट्ठा, एक राजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इन्हें इकट्ठा हाँ, होके सिख ही बड़ी करना मिलिट्री पड़ेगा। पावर बन गए हैं, ये बात अब मतलब जम गई। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये मुअज्जम का भी आता है 96 में, 1696 में, और ये लड़ाइयाँ भी इनसे पहले हो चुकी हैं 88 में या उससे भी पहले। तो फिर
1698-9 में गुरु साहब सोचते हैं खालसा की, इसको पंजाबी में कहते हैं खालसा के सृजन का। जी। तो उसमें क्या परिस्थिति है? उसमें एक परिस्थिति तो ये पहाड़ी राजाओं के साथ झगड़ा है और थोड़ा सा मुगलों की तरफ से टेंशन हो रहा है, पर अभी वो टेंशन बहुत ज्यादा बड़ा बन के नहीं आया है। मगर एक और चीज बहुत बड़ी बन के उभर रही है, वो है कि गुरु अर्जन के टाइम पे जो ये प्रतिनिधि थे जिनको मैंने जिक्र किया था कि मसंद कहा जाता जी। था, मसनद शब्द के आधार हाँ। पे, जी जी। तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और कुछ और डाइसेंटिंग ग्रुप सिख पंथ में उभरे थे जो कि गुरु को अपोज कर रहे थे, या मसंद लोग भी अपोज कर रहे थे, या जो गुरु के लिए ऑफरिंग्स थी उनको वो खुद यूज कर रहे थे, रख या लेते थे। जी। डाइसेंटिंग ग्रुप्स के साथ वो फैक्शन या पार्टीबाजी में, गुटबाजी में लगे हुए थे। तो ये क्लियर हो गया था कि ये डाइसेंटिंग ग्रुप्स जो इंटरनल पोजीशन है सिक्स की उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। तो एक तरफ तो बाहर पहाड़ी राजे हैं और मुगलों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन सी साइड कब लेंगे, और दूसरी तरफ ये डाइसेंटिंग ग्रुप्स हैं जैसे पृथ्वीचंद, फिर उसका बेटा हरजी, और फिर इस तरह से वो एक अलग लाइन चलती है। एक गुरु हरगोबिंद का ग्रैंडसन है धीरमल जो करतारपुर में सेटल होता है ग्रंथ साहब की कॉपी लेके, और वो अपना एक अलग डेरा बना लेता है, और भी कुछ ऐसे ग्रुप्स उभर के आते हैं। तो ये सारे के सारे, जैसे राम राय वाला भी है। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स अंदर से सिख पंथ के लिए चैलेंज बन रहे थे। तो इस सारी परिस्थिति को डील करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा का सृजन किया, और खालसा के सृजन में उन्होंने बैसाखी जो थी 1699, उससे पहले दूर दूर तक हुक्मनामे या चिट्ठियां भेजी अपने फॉलोअर्स को कि आप लोग जब इधर आएंगे तो अस्त्र शस्त्रधारी बन के आए, और जो कुछ और ला सकते हैं, घोड़े हाथी जो ला सकते हैं वो लेकर आए। तो ये जो सिखों का तांता बन रहा था और अनंतपुर की तरफ जाना था, वो भी पहाड़ी राजाओं को बहुत परेशान कर रहा था। पर वो एक परिस्थिति है, जब एग्जैक्टली उस दिन 13 अप्रैल या 12 या ऐसे बैसाखी का दिन थोड़ा वेरी करता है, उस दिन क्या हुआ वो थोड़े से बाद के सोर्सेस के स्रोतों के आधार पे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है इतिहासकारों द्वारा। और उस रिकंस्ट्रक्शन में ये कहा जाता है कि गुरु साहब ने लोगों को आने को कहा था और लोगों को एड्रेस किया कि मुझे आपका बलिदान चाहिए, कौन बलिदान देने को तैयार है, सिर चाहिए या जो भी। तो सन्नाटा छा गया, मगर फिर एक व्यक्ति उठता है, उसको लेके वो तंबू में जाते हैं और वहां से फिर वो खून से भरी हुई तलवार लेकर वापस आते हैं कि मुझे एक और जान चाहिए, और ऐसे करके 5 लोग बारी बारी से उठते हैं। और फिर कुछ गुरु साहब खुद टेंट में जाते हैं और फिर वो 5 लोग गुरु साहब एक ड्रेस में या गुरु साहब की ड्रेस में ही वो तैयार होके बाहर लाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये मुझे, इनको उन्होंने अमृत छकाया, अमृत जो पवित्र जल कह लीजिए, कि वो लोहे के बर्तन में जो 2 धारी तलवार या खंडा है उसमें पानी डाल के और बतासे के साथ उसको घोल के, कहा जाता है कि बतासा उनकी माता जी लाई, गुरु तेग बहादुर जी की वाइफ या जो भी, तो वो उस बतासे वाले पानी को उन्होंने फिर उन 5 लोगों को पिलाया और फिर उनसे कहा कि मुझे भी दो। और ये है भी, ये अमृत छकने के बाद अब इनका जीवन पूरी तरह से
डिफरेंट हो गया, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, और ये 5 शस्त्रधारी करेंगे, और ये राइटियसनेस या सच्चाई के लिए लड़ेंगे, इनका नाम सिंह होगा, और जी। घुड़सवारी करेंगे, और जो, क्योंकि ये सब बातें शस्त्रधारी करना, बनना और घुड़सवारी करना तो छोटी जात के लोगों के लिए संभव ही नहीं था। पगड़ी बिल्कुल। धारण हाँ। करना, लंबे केश रखना, ये भी संभव नहीं था। यानी ये हरिजन 100 साल पहले नहीं कर सकता था इस तरह का काम, जो अब उन्होंने अलाउ किया इनको। तो फिर कहा भी और कोई लोग जो आना चाहते हैं वो आए, तो इस तरह से फिर वो बढ़ता चला गया, और फिर और लोगों को मिलता चला गया अमृत, और इस तरह से जी मैम। इसका प्रसार हुआ। और इन्हें खालसा या प्योर कहा गया, पर खालसा का एक और अर्थ था जो पहले से था, वो था कि जो खालस या प्योर कौन है, जो गुरु साहब से दीक्षा लेते हैं। तो ये अच्छा। लोग खालसा थे जो उन्होंने सीधे डायरेक्टली गुरु साहब के साथ लिंक हुए, कनेक्ट हुए। हम्म। हम्म। तो उसमें सारे केशधारी और नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोग बनते चले गए। और ये जो आपने अभी कहा कि हरिजनों के लिए, दलितों के लिए संभव नहीं था, लेकिन ये जो अमृत छकना था 5 प्यारों से शुरू हुआ, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है सिख धर्म के पॉपुलर होने की, कि बहुत सारे गरीब किसान, फिर दलित भी, और तो और राजघराने भी, जिनमें जींद वाला भी था और मेरा ख्याल है पटियाला भी था, ऊपर से नीचे तक सब लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि सोसाइटी में एक फटीग तो था इसे लेकर कि कोई भी धर्म देख लीजिए, भले ही इस्लाम भी भाईचारे की बात करता हो, लेकिन जाति, और हिंदुओं में भी जाति और बाकियों में भी वो थे ही, तो ऊपर नीचे वाला क्रम तो बना ही हुआ था। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह थी सिख धर्म के लोकप्रिय होने की, खासकर इस दौर में? में देखिए, ये एक, मेरा ये मानना है, ये जो सारी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो व्यक्ति पहले सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, वो अब सीना तान के खड़ा हो रहा है। जो तलवार को हाथ नहीं लगा सकता था, वो एक तलवार क्या, वो 5 शस्त्रधारी बन रहा है, और वो घुड़सवारी कर रहा है, पगड़ी पहन रहा है। उसका जो सारा तरीका, तौर तरीका है, वो वॉरियर्स वाला बनता है। तो ये जो वॉरियर क्रिएट करते हैं, उन वॉरियर्स की साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पहले जरूरी थी, और वो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में से गुजरने से होती है। और ये जो आप जींद, पटियाला, नाभा, इन स्टेट्स की बात करते हैं, इनके एंसेस्टर्स तो पहले जमींदार थे, थोड़ा सा बेहतर, पेजेंट प्रोप्राइटर से थोड़ा बेहतर, मालगुजार या जमींदार कह लीजिए, जो मालिया इकट्ठा किया करते थे। और ये फिर बाद में रूलर्स बनते हैं थ्रू देयर एक्टिविटीज, जो भी। तो ये जो इन्हीं लोगों में से जो पेजेंट थे, पेजेंट बैकग्राउंड ज्यादा थी, पर आर्टिजन बैकग्राउंड के भी थे, और ये लोग फिर ऊपर उठते हैं और छोटे छोटे इलाकों के ऊपर काबिज होते हैं, पहले बंदा सिंह के टाइम पे, और उसके बाद फिर मुगलों के साथ लंबी लड़ाई चलती है, अफगानों के साथ लड़ाई चलती है, और फिर वो अलग अलग पॉकेट्स पे अपना शासन स्थापित करते हैं। कुछ बड़े बनते हैं, कुछ छोटे। मैम, एक तरह से मसंद को खत्म कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने, मसंदों को, जो कब्जा जमाए बैठे कर दिया कि अब वो बिल्कुल आउट हो गए, या सिर्फ वही जिसको वो अप्रूव करते थे, पर मसंद एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के तौर पे खत्म की, ये खत्म कर दी। इसी तरह उन्होंने कई बहादुर फैसले लिए, और एक तरह से ये अगर कहें कि सिख धर्म को वे एक बार फिर से सुगठित कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें कुछ बुराइयां भी आ गई हैं, कुछ लोग गुरुओं की अवज्ञा करने लगे हैं, कुछ करप्ट हो गए हैं। लेकिन जाति बिरादरी का जहां तक सवाल है, तो क्या ये बात सही है कि इस वक्त तक भी, यूं तो गुरु नानक ने भी कहा ही था कई सौ साल पहले कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, मगर इस वक्त तक भी क्या खुद सिखों में
जातियां खत्म हो चुकी थी? क्या वो शादियां इंटरकास्ट करने लगे थे? ये सब हो रहा था? देखिए, ये जो गुरु नानक ने जो बात कही थी और बाद के गुरुज भी कंटिन्यू करते हैं, वो धार्मिक क्षेत्र में इनकी समानता थी, लंगर में समानता हम्म। थी। उसके बाद उन्होंने कोई हम्म। स्पेसिफिक, कोई इसमें इंजंक्शन नहीं थी, उनका कोई शिक्षा नहीं थी कि तुमने शादी किसके साथ करनी है। हालांकि ये जरूर कहा गया, जिसको बाद में रहतनामा कहा गया, गुरु गोविंद सिंह के टाइम जी। के बाद जो आते हैं या उनके टाइम में आते हैं, कि भाई आप जो रहत है, जो आपका रहन सहन है, वो कैसा होना चाहिए। उसमें है कि आप शादी ब्याह खालसा के बीच में करें, खालसा परिवार में अच्छा। करने की कोशिश करें। पर उससे पहले जाति क्या है, लोग खत्री खत्रियों में शादी कर रहे हैं और कोई ब्राह्मण सिख ब्राह्मणों में कर रहे हैं या खत्रियों में कर रहे हैं, वो भी साथ साथ चल रहा था। पर जी। इन प्रिंसिपल जो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ थे, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जी। स्टेटमेंट है, वो रिजेक्ट किए जा चुके थे, वो सैंक्टिफाइड नहीं थे। ये बहुत बेसिक हम्म। डिफरेंस है हिंदू धर्म में और सिखिज्म में, हम्म। कि जन्म पे और रहत में आधारित जो आप कह कोई जी, डिफरेंसेस नहीं। वो नहीं माना जाएगा, हाँ। और रहत में जो आप कह रही थी, यहीं से ये आया कि भाई तंबाकू का सेवन ना करें, शराब ना पिएं, झटका मांस का ही सेवन हो, और इसमें धूम्रपान ना करना, शरीर के किसी भी अंग के बाल ना काटना, और मुस्लिम औरतों से छेड़खानी ना करना, जो उस वक्त यूं भी बढ़ गई थी क्योंकि एक तरह का झगड़ा था, जंग होती थी, तो मुसलमान हिंदू औरतों या सिख औरतों के साथ बदद भी करते थे, तो बेअद भी करते थे, तो ये सब। सिंह नाम जो सिखों में बहुत सुनने को मिलता है, वो यहीं से शुरू हुआ, खालसा से ही, उपनाम सॉरी, सिंह। क्या? जो सिंह उपनाम है, हाँ जो हाँ। सिखों में बहुत पॉपुलर हुआ, क्या ये खालसा के बाद ही शुरू हुआ? हाँ, खालसा के बाद उनको कहा गया कि आप अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे। और वो, अच्छा। अब आप अगर उस टाइम के नामों की कहीं आपको सूची मिलती हो या नामों का कुछ पता चलता हो, तो कोई बड़े अजीब से फिर नाम होंगे, और उसके बाद जो नाम बदलेंगे सिंह के साथ नाम की, तो उसकी तौर तरीका ही और हो जाएगा, वो बंदा ही डिफरेंट हो हम्म। जाएगा, फलां सिंह। हम्म। कोई और मैम, मतलब। यही वक्त था जब केश दाढ़ी वाला व्रत भी शुरू हुआ, कि केश न कटवाए जाएं, दाढ़ी न कटवाई जाए। ये जो जी। केश का, तो ये भी कहा जाता है ना कि जब गुरु तेग बहादुर दिल्ली में उनका किया गया, अ, जी, हत्या हुई। जी, तो जो शहादत थी, तो उसमें जो सिख दिल्ली में भी थे, कई सारे घबरा के दुबक के बैठ गए थे। तो ये गुरु गोविंद हम्म। सिंह का ये कहना था कि मैं अब उनको ऐसा स्वरूप दूंगा कि कोई सिख छिप ना सके या अपनी पहचान छिपा ना सके, और उनको एक डिस्टिंक्ट पहचान दूंगा एक्सटर्नली। हम्म। यहाँ पे आपको हम्म। ये बात जरूर पकड़ना जरूरी है कि गुरु नानक की टीचिंग्स को गुरु गोविंद सिंह री करते हैं, हाँ, वो आत्मसात कर रहे हैं लोग, मगर अब उसको बाहरी रूप भी दिया जा रहा। बिल्कुल। यहाँ से शुरू हुआ। और मैम, यही वो दौर है जब ये तय हो गया कि अब कोई और गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब हूं, अब ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाएगा। जी। ये मुगल क्या कर रहे थे उस वक्त? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में खालसा हो रहे थे लोग, हजारों हजार, जब बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ, केशों के साथ, साफ दिख रहा था कि एक सैन्यकरण हो रहा है। आप खुद भी कह रही हैं कि जो पहाड़ी राजा थे उनमें भी एक डर पैदा हो रहा था कि एक नई तरह की ताकत उनके ही सूबे में उभर रही है। तो पॉलिटिकल माहौल क्या बन गया था अब गुरु गोविंद सिंह के समय, दशम गुरु? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की जो का जो सृजन किया, उसके बाद लोग और भी ज्यादा गिनती में खालसा बनने लगे, अमृत हम्म। पान करने लगे। कुछ टेंशन भी था, बहुत सारे जो ऊंची जाति के सिख थे वो कहने लगे कि हम ये बराबरी बिल्कुल शायद उनको नहीं लग रही थी, तो कुछ टेंशन भी रहा। पर ग्रेजुअली ये सभी लाइन पे आ गए। उधर से जो मुगल थे,
पहाड़ी राज्य थे वो आनंदपुर के प्रति और ज्यादा हॉस्टाइल हो गए और ज्यादा एक्टिव हो गए, और आनंदपुर पे हमला किया गया और आनंदपुर को लेके कई लड़ाइयां हुई, जिसमें गुरु गोविंद सिंह या तो विक्टोरियस रहे या उन्होंने राजाओं को थोड़ा सा अकोमोडेट किया, पर वो हारे नहीं। फिर फाइनली वो मुगल गवर्नर, मुगल फौजदार, गवर्नर तो लाहौर का है ना, फौजदार सरहिंद हाँ का बिल्कुल। और कांगड़ा का, तो उनको उन्होंने कहा कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। और वहां पे फिर मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह को अश्योरेंस दी कि हम आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं, हम आपको सेफ एग्जिट देते हैं, और इससे जो लोकल टेंशन बहुत बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह वहां बड़े दिन तक उनके आसपास वो घेरा बना रहा और पानी और सब चीजों के लाले पड़ गए। तो गुरु गोविंद सिंह सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो उनके कुछ फॉलोअर्स कहने लगे कि हमें मान लेना चाहिए। दैट वाज अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट। तो खैर उनसे कहा भी अच्छा ठीक है हम करते हैं, पर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उन पे हमला कर दिया जाता है और उनकी मदर और उनके बच्चे उस हमले में पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, बाद में मारे जाते जी। हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट बन जाती है। उसके बाद कुछ और लड़ाइयों की, जैसे चमकौर की लड़ाई है या और एक दो लड़ाइयां, तो उस जी मैम। खिदराना की लड़ाई जैसे। तो फिर गुरु गोविंद सिंह एक जगह टिक के औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखते हैं फारसी में। उस चिट्ठी को जफरनामा कहा जाता है, लंबा सा लेटर है, जिसमें वो उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से सेफ्टी का और तुम्हारे हाथ का उन्होंने छापा लगा के दिया था कुरान पे, और उस हाँ अश्योरेंस के हाँ। बाद इस तरह का काम हुआ तो तुम तो झूठे निकले और तुम्हारे पे तो खुदा का कहर होगा, और ये अनजस्ट है, बादशाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे फादर या मेरे, तब तक उनके बच्चों को भी मार दिया जा चुका था, जो उनकी साहबजादों की चिनवाई हो चुकी थी सरहिंद में। तो ये सब भी हुआ। तो पर मैं अभी भी तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हूं, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा या ठीक नहीं होगा जो भी। कहा यह जाता है कि उन्होंने वो लेटर भेजा और बड़ी मुश्किल से जिसको भेजा गया, बुरहानपुर में औरंगजेब था साउथ डेक्कन में, तो वहां पे वो लेटर उसको दिया गया और औरंगजेब को काफी उससे वो प्रभावित हुआ, और उसने मुगल गवर्नर जो लाहौर का था उसको कहा कि भाई तुम इनको जो भी मदद कर सकते हो इनको सेफली आने में सहायता करो। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने आप जाएंगे। वो जाते हैं, फिर रास्ते में ही थे कि उनको ये खबर मिल जाती है कि औरंगजेब मर गया है। और फिर वो उसके बेटे बहादुर शाह, जो मुअज्जम था, जिसने पहले उनके साथ लड़ाई अवॉइड करी थी कि बहादुर शाह को मैं मिलता हूँ, तो वो बहादुर शाह को फिर आगरा मिलते हैं और बहादुर शाह उनसे अच्छी तरह से बातचीत करता है, और फिर वो चिट्ठी भेजते हैं कि बातचीत हमारी बड़ी तसल्ली बख्श हो गई और जल्दी ही सब समस्या हमारी खत्म हो जाएगी और हम अनंतपुर लौट जाएंगे। जी। ये जो बात इंपॉर्टेंट है पकड़ने वाली, कि ये यहाँ पे ये नहीं कहने आ रहे कि वजीर खां को आप पनिश करें, उसने मेरे बेटों को मारा है। वो अनंतपुर मांग रहे हैं एज ए मैटर ऑफ राइट, कि वो मेरा सेंटर था, आप मुझे वापस करें। तो बहादुर शाह कहता कि हाँ हाँ करते हैं, चलो चलो अभी चलते हैं, वो काम बख्श का रिवोल्ट हो गया मेरे भाई का, तो हम पहले उसको भी देख लें, साथ साथ बात करेंगे। तो वो गुरु साहब साथ चलते हैं। इस पे भी कोई लोगों को कुछ है कि उन्होंने उसकी नौकरी ज्वाइन कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथ साथ चलते हैं, पर चलते चलते उनको ये पता सा लग गया कि ये टाल मटोल कर रहा है, अभी ना तो कुछ नहीं करेगा, प्रजाओं को नाराज करेगा ना किसी और को। तो फिर वो एक पॉइंट पे पहुंच के कहते हैं कि मैं आपके साथ आगे नहीं जाऊंगा, और वो नांदेड़ पासी डाइवर्शन है वहां चले जाते हैं। वहां पे उनकी मुलाकात बंदा से होती है, उसको वो सिख बनाते हैं एक बैरागी से, और उसको फिर ये चार्ज देते हैं कि भाई तुम चल के अपना इनके खिलाफ रिवोल्ट करो और अपना राज स्थापित करो।
जी मैम। ये बात बहुत तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अभी गुरु गोविंद सिंह पे हमला नहीं हुआ है, वो अभी बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। और वो बदला अपने बेटे के लिए, मैं दोबारा से ये बात कर रही हूँ, बेटे के लिए बदला लेने की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट करने की बात कर रहे हैं। जब तक औरंगजेब के साथ बातचीत चल रही थी या बहादुर शाह के साथ और उनको जस्टिस की उम्मीद थी, तब तक उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था। अब चूंकि वो उम्मीद खत्म हो गई है, तो वो फिर अनजस्ट रूल के खिलाफ वो झंडा उठाने की बात कर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। और फिलहाल तो इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में और भी बात करेंगे सिख हिस्ट्री की, और फिर बात करेंगे बंदा बहादुर की, महाराजा रणजीत सिंह की, अंग्रेज़ों की भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में सिखों के योगदान की, 1947 के बाद क्या क्या हुआ, और धार्मिक आंदोलन भी हुए कुछ सिखों में। इन सब की बातें अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे। ये एपिसोड 2 भागों में होगा, तो मुझे लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि सिख हिस्ट्री को किसी एक एपिसोड में समेटना तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश अगले एपिसोड में ज़रूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप बताइए आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं radio@aajtak.com पर। तो इंतज़ार कीजिए अगले गुरुवार का। अगले गुरुवार फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन